डियर सर, ये आपकी योर्स हार्ड वर्किंग अंकिका झा आपको मैसेज पहुंचाना चाहती है। प्लीज अगर आप कुछ तिगड़म भिराओगे तो हम भी थोड़ा सा सीरियस होकर काम कर लें, तो ये मैसेज मेरे बॉस तक पहुंचा दो इफ यू कैन। कोई ना कोई तो होगा और सबको कहीं ना कहीं जेलस फील होता है, ठीक है। हर कोई ना दूसरे इंसान से जेलस फील होता है, तो ये आप रिजेक्ट मत करो कि हाँ मैं तो जेलस फील नहीं करती। ऐसा नहीं होता बच्चा। आपको हमने इनवाइट की कि प्लीज हमारे घर में आइए, नहीं की ना तो आप क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो ब्रश से पूछा, ऐसे पूरा रोल कर रहे हैं ऐसे और थपक से मारे हैं चाटा, जैसे लग रहा है कि कोई स्लैप कर रहा हो। करता हूँ इससे मैं, और कोई मुझे इससे दूर नहीं कर सकता, मैं इसको लेके भाग जाऊंगा। तो ना लड़की के पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पीछे गुंडा बेचते हैं। ब्रेकअप हो गया, सब हो गया है, तो ना एक साइड रोल होता है, वो इन लोग का मिलन करवाता है। वो इंसान सबसे अच्छा होता है यार। अगर लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं ना, तो उस वक्त होता है कि लड़का लड़की अगर प्यार करें तो उनको मिलाने के लिए कोई दो लोग और होते हैं। बहुत अच्छे से आता है इसको, तो ये सबसे बड़ा इंसान का मेकअप करेगा, ठीक है। जो हंसेगा ना, फिर हम यहाँ से बैठ के क्या ही कर लेंगे आप लोगों का। थोप दो उसके ऊपर, ऐसे थोपो के लगे कि कोई चाटा मार के गया हो, ठीक है, ऐसे थोप दो। और मेकअप का तो लड़कियों ध्यान दो, पैनकेक नाम का भी एक मेकअप ब्रांड था, तो वो ना बहुत अलग अलग बैठता है। फर्स्ट बेंच में बैठेगा, टीचर्स का बहुत ही फेवरेट रहेगा। तो सेम चीज ऑफिस बॉय के साथ हो रहा है। करते हैं, सोचते हैं, रियलिटी को देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, तो वो चीज उनकी पूरी स्टोरी में ना उन्होंने पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है। अपने सोच, अपने कंफ्यूजन, अपने थॉट प्रोसेस, सब कुछ को उन्होंने बहुत ही बैलेंस, चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। किसी चीज को बिटरनेस के साथ प्रेजेंट नहीं करके वो उसको कोशिश करते कि बहुत ही सफेद और बहुत ही साफ से उस चीज को प्रेजेंट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत अच्छी सी स्टोरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब मैं आप लोगों को पहले ये बात बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड कर दूंगी और साथ ही ऐड करूंगी आप लोग के लिए नोट्स, जो कि पूरी फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हमने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी ऐड कर दूंगी, क्लियर। अब हम बिना रुके स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखो, हम एक चीज कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, कि पहले हम जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ना उनके बारे में पढ़ ले, ताकि जब हम स्टोरी को रीड कर रहे होंगे तो अपने दिमाग में हमें इमेजिनेशंस पता होगी कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है ये क्या सोच रहा था, ठीक है। स्टोरी में हम पढ़ते हैं जेमिनी स्टूडियोज के बारे में, किस तरीके से मेकअप आर्टिस्ट जो उनका पैनकेक्स का जो मेकअप प्रोडक्ट होता है वो लोग पूरा थोपते रहते हैं चेहरे पे, फिर उनका एक बॉस है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मैं चाहती हूं कि बिना मतलब स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ कैरेक्टर्स को देख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आप लोग को। जो मेजर कैरेक्टर्स है उन्हीं को सिर्फ बताऊंगी, बाकी कैरेक्टर्स की हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हम स्टोरी पढ़ाते वक्त ही आप लोग को दे देंगे, ठीक है। चल पहले पढ़ते हैं अशोकामित्रन। तो यही हमारे नरेटर है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने क्या बोला कि हमारे स्टोरी के नरेटर कौन है, अशोकामित्रन। तो नरेटर यही है हमारे, ओके, नरेटर। तो पता चल गया आपको कि पूरा स्टोरी कौन नरेट करने वाले हैं, अशोकामित्रन नरेट करने वाले हैं पूरा स्टोरी, क्लियर, ओके। अशोकामित्रन इज द नरेटर ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियोज। सो क्या पता चला हमें कि अशोकामित्रन जो है स्टोरी के नरेटर है, साथ ही वो जेमिनी स्टूडियोज में राइटर है, ठीक है। तो वो नरेटर है, साथ ही जेमिनी स्टूडियोज में कौन है, वो राइटर, क्लियर, ओके। ही इज ऑब्जर्वेंट, इंटेलिजेंट एंड ह्यूमरस, presenting events with gentle satire rather than bitterness। तो बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। ह्यूमरस है, मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, क्लियर। तो ऑब्जर्वेंट, बीइंग एब्जॉर्वेंट, बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग अ ह्यूमरस पर्सन, तो वो चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। किसी चीज को बिटरनेस के साथ प्रेजेंट नहीं करके वो उसको कोशिश करते हैं कि बहुत ही सफेद और बहुत ही साफ से उस चीज को प्रेजेंट करें, ठीक है। Though initially confused by the studio's politics and ideologies like communism, he is honest about his ignorance and learns from experience। तो वो ना उस जेमिनी स्टूडियोज के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो चीजें उसके अंदर हो रही हैं, वो उस चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं और कंफ्यूज है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुत ही कंफ्यूज होने के बावजूद भी, किस चीज से कंफ्यूज है वो, स्टूडियोज में जो पॉलिटिक बाजी हो रहा है ना उससे। देखो, पॉलिटिक्स
स्टूडियोज के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे कंफ्यूज है, वो आइडियोलॉजी से कंफ्यूज है। कौन से आइडियोलॉजीज? कम्युनिज्म से वो कंफ्यूज है, ठीक है। अब कम्युनिज्म क्या है, ऐसा क्या हुआ कि ये कंफ्यूज हो गए थे, वो सब कुछ हम लोग स्टोरी में पढ़ लेंगे। क्लियर? ओके। वो बहुत ही ऑनेस्ट है, ठीक है। हिज बैलेंस थिंकिंग एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली हेल्प्स एक्सपोज द आर्टिफिशियलिटी एंड प्रिटेंशियसनेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो वो जिस तरीके से चीजों को बैलेंस करते हैं, सोचते हैं, रियलिटी को देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, तो वो चीज उनकी पूरे स्टोरी में ना उन्होंने पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है। अपने सोच, अपने कंफ्यूजन, अपने थॉट प्रोसेस, सब कुछ को उन्होंने बहुत ही बैलेंस कर ये स्टोरी में वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ नरेटर, बीइंग एन ऑब्जर्वेंट, बीइंग एन इंटेलिजेंट मैन, ही इज अ पर्सन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑफिस बॉय। अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ऑफिस बॉय वर्क्स इन द मेकअप डिपार्टमेंट एंड इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड मैन। तो पता क्या चलता है हमें कि ये जो ऑफिस बॉय है ये उस जेमिनाई स्टूडियो के अंदर काम करता है, ऑलराइट। अब ये क्योंकि वहां पे काम कर रहा है, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड मैन है, मतलब बहुत ही इमीडिएटली फ्रस्ट्रेट हो जाना, मतलब बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है, ठीक है। He believes himself to be a talented writer and feels his job is the result of conspiracies against him. तो अब वो क्या सोचता है ना कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन हूँ, बहुत ज्यादा एबिलिटीज है मेरे अंदर, राइट। तो वो क्या देख रहे हैं, देखो उसको लगता है कि बहुत ही टैलेंटेड राइटर है और उसको ऐसा फील होता है कि उसके जॉब में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा होता है ना बहुत बार कि अगर एक आपके क्लास में कोई टॉपर स्टूडेंट है, अब टॉपर स्टूडेंट है तो होता है ना कि उसको अंदर में फील होता है यार हम तो टॉपर है ना, तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे वो सारे लोग मेरे दुश्मन है। तो वो ना बहुत अलग अलग बैठता है, फर्स्ट बेंच में बैठेगा, टीचर्स का बहुत ही फेवरेट रहेगा। तो सेम चीज ऑफिस बॉय के साथ हो रहा है, भले ही वो उतना इंटेलिजेंट नहीं था, या बोल भी सकते हैं चलो है, वो तो हम स्टोरी में देखेंगे कि वो था या नहीं था, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि वो बहुत ही ग्रेट राइटर है, उसको अपने टैलेंट पे बहुत भरोसा है, उसको लग रहा है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है और शायद मेरे इस टैलेंट की वजह से, इस इंटेलिजेंस की वजह से मेरे अगेंस्ट बहुत ही कॉन्स्पिरेसीज है। क्लियर? ओके। In reality, his limited talent and lack of self-awareness prevent him from achieving success. बट असलियत क्या थी कि उसके अंदर इतना लैक ऑफ इंटेलिजेंस था ना, वो इतना बेवकूफ था, वो सेल्फ अवेयर ही नहीं था, उसको पता ही नहीं है कि वो कैसा इंसान है। तो ये लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। ओके। ही रिप्रेजेंट्स फॉल्स ईगो, बेकार का ईगो है, झूठ मूठ का ईगो है, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं चीजें, बस ऐसे ही उसके अंदर ईगो है कि हाँ भाई हम तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे अंदर बहुत दिमाग है। तो ये फॉल्स ईगो थी उसके अंदर, ठीक है। सेल्फ डेल्यूजन, अपने दुनिया में रह रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं तो फार बेटर हूं सबसे, मैं ही हूं जो हूं, ठीक है। तो वही सोच रहा था। एंड मिसप्लेस्ड एम्बिशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। मिसप्लेस्ड एम्बिशन मतलब उसको लगता है कि वो जो भी काम अभी कर रहा है वो उसके लिए नहीं बना था, वो बना था किस चीज के लिए कि भाई हमें एक्टर बनना था, बहुत बड़ा एक्टर बन जाते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते, तो उसके अनुसार ना वो मिसप्लेस्ड हो गया है। क्लियर? देखो नेक्स्ट है मेकअप डिपार्टमेंट है क्या, नंबर 3 ये है क्या। देखो अरे यार इन सबको अभी ये सब करना है, शांति से रह लो यार। देखो मेकअप डिपार्टमेंट इज शोन एज द मोस्ट पावरफुल एंड एरोगेंट सेक्शन ऑफ जेमिनाई स्टूडियो। अब जो मेकअप डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे जो लाइटनिंग आती है वो लोगों को इस तरीके से पड़ती है कि लोगों के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेमिनाई स्टूडियो, जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनाई स्टूडियो के अंदर, वो बहुत ही पावरफुल स्टूडियो है, बहुत ही, एक सेकेंड रुक जाओ यार, ओके। तो बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत ही एरोगेंट सेक्शन है पूरे जेमिनाई स्टूडियो के अंदर। क्लियर? ओके। इट ट्रीट्स जूनियर आर्टिस्ट हार्शली एंड यूजेस एक्सेसिव मेकअप। अब हमें पता क्या है कि मेकअप डिपार्टमेंट में क्या होता है। सपोज कर लो कि इस पूरे स्टोरी में होता क्या है ना, सपोज कर लो कि सबसे बड़ा जो हीरो है, सपोज कर लो आप, आपका फेवरेट हीरो, ठीक है, तो उसका मेकअप जो सबसे काबिलियत पर्सन होगा वो करेगा, ठीक है। उसके नीचे जो है, मतलब कि जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, उसका मेकअप वो करेंगे जो उस वाले मेकअप से कम इंटेलिजेंट या कम क्वालिफाइड होगा, वो करेगा। अब आते हैं जो क्राउड पीपल होते हैं, यानी कि पीछे बहुत सारे लोग हैं, हीरो दौड़ रहा है ना, तो पीछे जो लोग पीछे जो जितने लोग हैं वो लोग तो मेन कैरेक्टर्स नहीं है, राइट। तो उनका मेकअप करने के लिए उससे भी कम क्वालिफाइड इंसान रहता है। तो ये डिवीजन किया हुआ है कि सबसे बड़े इंसान का सबसे अच्छा इंसान मेकअप करेगा, जो सबसे क्राउड पीपल होंगे उसका मेकअप कोई और करेगा, ठीक है।
तो देखा बात क्या की जा रही है कि यहाँ पे जो जूनियर आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड यूजेस एक्सेसिव मेकअप, और मतलब ये नहीं कि हाँ मेकअप लगा के जितना होना चाहिए उतना ही लगाए, नहीं, बहुत ज्यादा मेकअप लगाते थे, ठीक है। Symbolizing artificiality. Department reflects the rigid hierarchy and lack of empathy prevalent in the film world. मैंने बताया ना hierarchy, तो सपोज कर लो एक बॉस है, ठीक है, एक बॉस है इधर, उसके नीचे दो उसके जूनियर्स हैं, इन दोनों के नीचे उनके 2-3 जूनियर्स हैं, अब इन 4 के नीचे और हैं जो जूनियर्स हैं, तो सबसे कम प्रिविलेज किसको मिलेगा? सबसे नीचे वाले को। इसको बहुत ही हार्शली ट्रीट किया जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, इसका औकात कुछ नहीं है, ऐसे ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो यही बताया गया है कि यहाँ पे ना बहुत ही रिजिड हिरार्की है, क्लियर, ओके। अब आ जाओ स्टेफन स्पेंडर। अब देखो ये जो हमारे राइटर है स्टेफन स्पेंडर, इनका जो रोल है बहुत ही ट्रिकी है, यानी कि हम एट द एंड ऑफ द स्टोरी पता चलता है हमें कि इनका पूरा रोल क्या था स्टोरी में, ठीक है। तो आप लोग को स्टोरी एकदम लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि इनका कैरेक्टर एक्चुअली कहाँ रिवील हुआ और ये है कौन, ओके। स्टेफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट है, इज एन इंग्लिश पोएट, और ये एक एडिटर है। इनवाइटेड टू जेमिनाई स्टूडियो फॉर अ लेक्चर, और इनको जेमिनाई स्टूडियो बुलाया गया था एक लेक्चर देने के लिए। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि स्टेफन स्पेंडर जो है वो इंग्लिश पोएट है, ऑलराइट, साथ ही में ये एडिटर है, और इनको जेमिनाई स्टूडियो इनवाइट किया गया था, क्लियर। किस लिए इनवाइट किया गया था? एक लेक्चर देने के लिए। ही अपीयर्स इंटेलेक्चुअल एंड सिंसियर, अब वो ऐसे अपीयर करते हैं कि भाई हम बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही सिंसियर है, बट मोस्ट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड हिम ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। अब ये जिस जगह पर आए थे ना अपने आप को लेक्चर देने के लिए, अपना लेक्चर देने के लिए, उस जगह के लोग इनके कल्चर से मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है, इनके लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आ रही थी, तो वहां के लोग इनको अडाप्ट नहीं कर पाए, यानी कि इनकी चीजों को, इनकी बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ कल्चर था, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी, तो यहाँ पे मिस कम्युनिकेशंस चल रही थी, जिसकी वजह से वो स्टेफन स्पेंडर जो बोल रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, ना ही लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान हमारे जेमिनाई स्टूडियो में क्या कर रहा है, आके इसका क्या काम है, ठीक है, ओके। His character highlights the gap between the true intellectualism and superficial admiration of art. उनका कैरेक्टर जो है वो क्या दिखाता है कि भाई ट्रू इंटेलेक्चुएशन क्या होता है और साथ ही एडमायरेशन ऑफ आर्ट के बीच का गैप बताता है, ठीक है। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, 4 चीज। अब देखो सिर्फ यहीं पे कैरेक्टर्स खत्म नहीं होते, हम बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, उसको हम एक एक करके अब स्टोरी में ही देख लेंगे, क्लियर। अब स्टार्ट करते हमारी स्टोरी, लाइन बाय लाइन बताऊंगी आप लोगों को। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको क्या करनी है, कुछ टर्म्स है, कुछ मीनिंग्स है, जिसकी मैं आपको मीनिंग्स समझाते वक्त बता दूंगी आप लोगों को। आपको क्या करना है, बुक में अंडरलाइन कर लो और मीनिंग्स को साइड में लिख लो, क्लियर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारी पोएट्स एंड दी पैनकेक्स, ओके, लेट्स सी। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. तो क्या बोला गया है, पैनकेक जो है वो एक ब्रांड नेम है। किस चीज का ब्रांड है पैनकेक? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, मेकअप का। तो लड़कियों ध्यान दो, पैनकेक नाम का भी एक मेकअप ब्रांड था, ठीक है। ये ना मुझे पता था ना आपको पता है, शायद ही किसी को पता होगा जो 1970s के बाद के होंगे या उसके पहले के होंगे ना, उनको पता होगा कि पैनकेक का ब्रांड क्या है, ठीक है। तो पैनकेक एक मेकअप ब्रांड है, एक मेकअप ब्रांड का नाम है, ठीक है। मटेरियल दैट जेमिनाई स्टूडियोज बॉट इन ट्रकलोड्स। ट्रकलोड्स मतलब देखो क्या बोला गया यहाँ पे, लार्ज अमाउंट्स दैट कुड फिल अ ट्रक। मतलब कि अगर किसी चीज का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक काम करो, ट्रक भर के ले आओ, ट्रक लोड होगी हमारी, अब बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो पैनकेक यहाँ पे मेकअप मटेरियल है उसका डिमांड इतना ज्यादा था कि लोग पैनकेक्स मेकअप ब्रांड का ट्रक लोड कर कर लेके आते थे, इतना लोग खरीदते थे उसको, उसका डिमांड इतना ज्यादा था कि पैनकेक मेकअप प्रोडक्ट का एक ट्रक लोड होता था, ठीक है, ओके। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। तो ये स्पेसिफिक पर्संस हैं, लड़कियां हैं जिनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि इन लोग को इस बारे में पता होगा। देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, उन्होंने पक्का इसको यूज की होगी। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर ने भी इसे इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, उन्होंने भी इसको यूज किया होगा, विजयंती माला, ठीक है। बट राती अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। बट हाँ, इन तीनों को पता होगा इसके बारे में, पैनकेक के बारे में, बट राती अग्निहोत्री को नहीं पता होगा, उन्होंने तो इसकी नाम भी नहीं सुनी होगी,
उन्होंने इवन इसको सुना भी नहीं होगा कि पैन के कोई मेकअप मटेरियल है भी कि नहीं है। क्लियर? ओके। The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable. अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनाई स्टूडियो में, सपोज करो एक पूरा स्टूडियो है। अब स्टूडियो में डिविजन्स की हुई है, तो एक डिवीजन मेकअप डिपार्टमेंट का है। देखो मेकअप डिपार्टमेंट जो है कहाँ पे थी, ये जेमिनाई स्टूडियो में है, जो कि पूरे अपस्टेयर्स में थी। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अपस्टेयर्स में जेमिनाई स्टूडियो थी। That was believed to have been Robert Clive's stable. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तीन के बारे में बात कर लिया हमने ऑलरेडी। ग्रेटा गार्बो, मिस गौहर, विजयंती माला और राती अग्निहोत्री। क्या पता चला हम लोगों को कि इन तीनों ने इसको यूज किया होगा, इनको इस बारे में नहीं पता होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमने बात की ना अभी कि जेमिनाई स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट है, तो ये किसका है। अब रॉबर्ट क्लाइव इतने अमीर थे कि उनका स्टेबल्स था। स्टेबल्स यानी कि जिसमें हम घोड़े को रखते हैं, जहां पे घोड़े रहते हैं, ठीक है। देखो स्टेबल्स, अ बिल्डिंग सेट अपार्ट एंड अडेप्टेड फॉर कीपिंग हॉर्सेस। तो जो घर हमने इसलिए खरीदा था ताकि हम उसमें हॉर्सेस को रख सके, तो वो घर का ओनर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव्स, ठीक है। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. और क्या बोला जाता है कि भाई ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, उस पर्टिकुलर सिटी में डजन्स, ठीक है, डजन्स अदर बिल्डिंग यानी कि 12 जैसे और बिल्डिंग इस सिटी में उनका है जिसके वो रेसिडेंट है, ठीक है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, तो वो बहुत ही कम टाइम ही मद्रास में रहे थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। अब पूरी बात को ध्यान से सुनो। क्या देखा हमने कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उस टेबल का ओनर वो थे, तो उस टेबल में मल्टीपल जगहों पर ऐसी कर दी गई कि वहां पे अब मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनाई स्टूडियो। ऑलराइट, अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, उनका जो ये ब्रीफ लाइफ था, ये सब चीज इसको अब ना अभी होना है। जब हम पढ़ाने आते हैं ना तो ये ऐसे ही डांस करता है, पता नहीं क्यों करता है ऐसे। यार मत कर यार। ओके लेट्स सी। तो क्या बोलते हैं वो कि अब सिंपल सी बात ये है कि रॉबर्ट क्लाइव उस पर्टिकुलर सिटी में उनका ऐसा 12 बिल्डिंग्स और है इस सिटी में जिसके वो रेसिडेंट है, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारा मूविंग किया, यानी कि ट्रैवल बहुत ज्यादा किया है उन्होंने। और वो क्या करते हैं, वो फाइट कर रहे हैं इम्पॉसिबल बैटल से इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में। देखो रिमोट कॉर्नर्स यानी कि अ प्लेस दैट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। तो रिमोट कॉर्नर्स यानी कि अगर मान लो सारे पॉपुलेशन यहाँ है, पूरा भीड़ लगा है, तो इससे बहुत दूर जहां पॉपुलेशन नहीं होगा उसे हम रिमोट एरिया कहेंगे। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये इंडिया के रिमोट एरिया से बहुत दूर जाकर किसी एक बैटल से फाइट कर रहे थे, ठीक है। और फिर उन्होंने शादी की, किससे शादी की, सेंट मैरीज चर्च में उन्होंने मैरिंग अ मेडन से शादी की उन्होंने। कहां पर, सेंट मैरीज चर्च जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, ठीक है। ओके, तो हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई वो चीज के ओनर कौन थे, रेसिडेंट कौन थे, उनके बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव है, वो स्टेबल्स उनका था, उनका एक इस पर्टिकुलर सिटी में 12 अदर बिल्डिंग्स है, साथ ही वो एक इम्पॉसिबल बैटल से फाइट कर रहे थे, वो भी इंडिया के रिमोट एरिया से बहुत दूर। उन्होंने शादी की मेडन से, कहां पर, सेंट मैरीज चर्च जो कि सेंट जॉर्ज में है, वो भी मद्रास में। क्लियर, समझ में आ गई यहां तक बातें। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Robert Clive was an English soldier and a statesman who expanded British power in India. तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लिश सोल्जर है, ठीक है, एक स्टेट्समैन है जिन्होंने इंडिया में ब्रिटिश पावर को और एक्सपैंड कर दिया था, ठीक है। Many other buildings in the city are identified as the place of his residence, which is evident of the fact that he moved frequently. अब ना उनका इस सिटी में इतना बिल्डिंग्स है कि आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं हो पा रही है तो समझ में आ रहा है, तो प्रूव हो रहा है ये बात कि वो बहुत ज्यादा मूविंग करते थे, मतलब शहर से शहर, जगह से जगह बहुत सारे चेंजेस करते थे, ठीक है। He is believed to have fought some impossible battles in remote areas of India. तो सेम चीज अगेन रिटर्न है कि सेंट जॉर्ज इन मद्रास, तो उन्होंने शादी की। The makeup room had the look of a hair cutting saloon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. तो क्या बोला गया यहाँ पे कि अब वो जो मेकअप रूम है, जो मेकअप डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उस मेकअप डिपार्टमेंट में ना
हेयर कटिंग सैलून है तो हेयर कटिंग होता है वहां पे। तो दिक्कत वाली बात यह है कि लाइट्स कुछ ऐसी हैं, देखो लाइट सारे एंगल्स में है, मतलब हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स है और हर एंगल्स में ना लाइट्स जा रही है, ठीक है। देखो they were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup। अब incandescent का मतलब क्या होता है, emitting light as a result of being heated, मतलब इस तरीके से लाइट प्रोड्यूस हो रहा था कि वहां पर समझ आता है कि भाई हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गर्म बहुत ज्यादा हो गई थी जगह, ठीक है। फियरी का मतलब क्या होता है, रेड हॉट स्कॉर्चिंग, यानी कि पूरा लाल हो जाना, पूरा लाल लाल एकदम। मिस्ट्री मतलब क्या होता है, अ स्टेट और फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, जब लगे कि भाई बहुत ज्यादा हमें डिस्कम्फर्ट हो रही है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया बॉडी के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिस्ट्री। क्लियर। देखो तो वो क्या बोलते हैं कि जो लाइट्स थी ना, जो लगी थी पूरे जगह पर हेयर सैलून पार्लर में, तो वो बहुत ही इनकैंडेसेंट लाइट थी, यानी कि ऐसी लाइट थी जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही थी, तो गर्म लग रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी फियरी मिस्री हो सकती है उस सब्जेक्ट ऑफ मेकअप में, यानी कि सबके चेहरे बहुत ही लाल लाल कर दिए गए हैं, पूरा रेड हॉट हो गया सबका चेहरा, ठीक है। मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है ना, इस डिपार्टमेंट के ओनर कौन थे, एक बंगाली डिपार्टमेंट का ओनर था, ठीक है। उसे लगा कि वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत महान हो गया है, तो उसने वहां से वो ओनरशिप छोड़कर वहां से वो चला गया, ठीक है। देखो तो बंगाली ओनर था पहले, जो बहुत ही बड़ा आदमी हो गया इस छोटे से स्टूडियो के लिए, और वहां से वो चला जाता है। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar, Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils। अब देखते हैं मीनिंग्स क्या क्या है। पहले पढ़ लो, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन कौन है, एक पर्टिकुलर कास्ट इंडिया में, देखो अ पर्टिकुलर कास्ट इन इंडियन क्रिश्चियंस आर पीपल फ्रॉम मद्रास हु हैव बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी रिलीजियन, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि ये पर्टिकुलर कास्ट है इंडियन क्रिश्चियंस का, जो इंडियन क्रिश्चियंस के लोग हैं जो मद्रास से आए थे और वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो चुके हैं, अपना रिलीजन वो चेंज कर चुके थे, क्रिश्चियनिटी में आ चुके हैं, ठीक है। एंग्लो बर्मिस मतलब क्या होता है, देखो एंग्लो बर्मिस पीपल मतलब होता है, एंग्लो बर्मन्स आर अ कम्युनिटी ऑफ Eurasians or Burmese and the European descent who emerged as a distinct community through mixed relations between the British and other European settlers and the indigenous peoples of Burma from 1826 until 1948 when Myanmar gained its independence from the United Kingdom। तो ये हमारे एंग्लो बर्मन्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, यूनिफैक्शन, एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन बाय रेडियो और टेलीविजन। तो जब हम कोई इन्फॉर्मेशन रेडियो या टेलीविजन से लोगों तक पहुंचाते तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर। ओके देखो तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहले उसके ओनर कौन थे, ओनर थे पहले उसके एक बंगाली इंसान जो कि बहुत बड़ा आदमी हो गया उस स्टूडियो के लिए, तो वो वहां पर क्या किया, वो वहां से उसको छोड़कर चला गया। उसके बाद वहां पे कौन आया, अब उनके जाने के बाद वहां पे आता है एक महाराष्ट्रियन, ठीक है, हु वाज असिस्टेड, जिसके बाद उसको असिस्ट कौन करता है, एक धारवर कनाडिगा, एक आंध्रा, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, फिर आता है एंग्लो बर्मिस और फिर आता है लोकल तमिल्स आ जाते हैं उसके बाद। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर। तो क्या पता चला हम लोग को यहाँ पे कि ये जो हमने किया है ना कि एक जगह बहुत सारे कास्ट के लोग एक जगह पे रह रहे हैं, बहुत कलर्स के लोग एक जगह पे रह रहे हैं, बहुत रिलीजन्स के लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो ये चीज बहुत पहले से ही चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी पॉसिबल हुआ है। समझ में क्या आ गया हमें कि यहाँ भाई देखो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, राइट। तो दिखाता क्या है ये, ऑल दिस शोज दैट ग्रेट डील मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कि जहां पे बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो क्या दिखाया गया कि ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है ना वो बहुत पहले ही से चलते आ रहा है, ठीक है। बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, और फिर दूरदर्शन शुरू हो गया, यानी कि लोग ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के थ्रू न्यूज टेलीविजन ये सब देखते थे, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड पार्ट। अब देखो क्या लिखा है, This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि ये जो लोग हैं ना,
ये जो लोग हैं, ये जो नेशनल इंटीग्रेटेड के लोग हैं, जो लोग मतलब कि मान लो मैंने को बताया ना कि भाई अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग क्रीड के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, जो एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गैंग थे, नेशनल इंटीग्रेटेड पर्सन के जो ये लोग गैंग थे, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, चीज ऐसी हो गई कि ये सब लोग मतलब एक मेकअप मैन, ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग एक साथ रह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो लोग एक साथ रह रहे हैं, तो सब लोग क्या करते हैं ना, एक डिसेंट लुकिंग पर्सन, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही डिसेंट लगता है, तो ये एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक हिडियस क्रिम्सन, एक ह्यूज मॉन्स्टर के रूप में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स के हेल्प से। तो पैनकेक्स क्या है? एक मेकअप मटेरियल है, राइट। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। हिडियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही अगली, राइट। क्रिम्सन ह्यू का मतलब क्या होता है? डीप रेड कलर। पोशंस का मतलब क्या होता है? अ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। जो जैसे मान लो जो फाउंडेशंस होती है तो लिक्विड होता है ना वो, तो उसे हम पोशंस कहेंगे। ओके, देखो क्या लिखा है, गुड टर्न। तो ये जो नेशनली इंटीग्रेटेड लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को, मतलब एक नॉर्मल इंसान को एक हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर बना देते हैं। यानी कि एक्सट्रीमली डीप रेड कलर के, मतलब मेकअप ऐसा करो कि भाई पूरा लाल कर दो चेहरा। ऐसा क्या मेकअप कर रहे हो भाई? तो वो ना एक डिसेंट इंसान को क्या कर रहे हैं, एकदम रेड कलर का मेकअप डाल दे रहे हैं उसके ऊपर कि वो मॉन्स्टर लग रहा था पूरा, ठीक है। और कैसे कर रहे हैं पूरा रेड कलर उसके चेहरे पे? उस ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स मेकअप प्रोडक्ट से, ठीक है। देखो, एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। तो वो पैनकेक्स का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, ठीक है। पैनकेक्स का यूज वो क्यों कर रहे थे? पैनकेक्स का यूज कर रहे थे लोगों को पूरा रेड कलर देने के लिए फेस पे। देने के बाद सिर्फ खत्म नहीं हुआ वहां उनको और कुछ कुछ चीजें करनी थी। तो उन्होंने और गंदा करने के लिए क्या कर दिया ना, और गंदा करने के लिए उन्होंने जो लोकल मार्केट्स के लोशंस हो, पोशंस हो, सब कुछ यूज कर लिया चेहरे पे। तो आप सोचो कि लोगों को कितना गंदा दिखाया जा रहा है फिल्म्स में, ठीक है। देखो, those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors। अब बोला क्या जा रहा है कि भाई उस वक्त ना टाइम ऐसा था कि मतलब सब चीज इंडोर ही शूट होता था, ठीक है। सिर्फ 5% शूट ऐसी थी जो आउटडोर होती थी, ठीक है। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। अब देखो यहाँ पे आई कौन है? जहां जहां आप आई देखोगे तो वो आई कौन होंगे? अशोका मित्र, ठीक है, क्योंकि नरेटर है ना वो हमारे, तो यही हमारे आई है, ठीक है ना। ओके, देखो अब क्या लिखा हुआ है। तो अशोका मित्र ने सोच रहे हैं कि ये जो सेट्स है, ये जो स्टूडियो लाइट्स है, ये जो पूरी जेमिनाई स्टूडियो है, तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स और बॉयज को अगली बनाया जा रहा है ताकि मूवी और प्रेजेंटेबल लगे। सीरियसली? तो यहाँ पे ना अशोका मित्र क्या सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार अगर लड़का लड़की को मेकअप करने के बाद पूरे लाल थोप दो उसके ऊपर, ऐसे थोपो के लगे कि कोई चाटा मार के गया हो, ठीक है, ऐसे थोप दो, और थोपने के बाद सब कुछ खराब हो गया। अब आप लोग ये चाह रहे हो कि मूवी प्रेजेंटेबल लगाने के लिए हम लोगों को गंदा मेकअप करके दे। तो अशोका मित्र को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, ये पागल लोग हैं क्या, ठीक है। देखो नेक्स्ट, a strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. अब ना मैं आपको एक बात समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। यहां से लेकर के यहां तक क्या लिखा है आपको बताती हूँ मैं। वेट, पहले ना ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मेरे ड्राइंग पे कोई हंसेगा नहीं, पहले बता दे रहे हम, और जो हंसेगा ना फिर हम यहां से बैठ के क्या ही कर लेंगे आप लोगों का। देखो, तो एक होता है सीनियर, ठीक है। यार इसको देख के हंसना मत, रुको मैं कुछ ना क्लियर सा बनाती हूँ। चलो देखो, एक होता है सीनियर, ठीक है, फिर आता है जूनियर, ठीक है, फिर आता है इससे भी जूनियर, ठीक है, फिर आता है इससे भी जूनियर। तो वो क्या करता है? तो देखो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि हिरार्की है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, ये हो गई।
अब सेंटेंस को पढ़ो वापस कि क्या लिखा है। देखो, स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन था। चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो यहां पे सपोज कर लो कि ये हमारा सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, तो ये किसका मेकअप करेगा? जो एक्टर होगा मेन उसका, और जो एक्ट्रेस होगी उसका, क्योंकि ये मेन है, बहुत अच्छे से आता है इसको, तो ये सबसे बड़ा इंसान का मेकअप करेगा। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट। और मेकअप नहीं करता है, अगली बनाता है, हमने पढ़ा है ना। देखो, सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन। अब क्या करेंगे, ये जो है सेकेंड रोल नंबर, ये क्या करते हैं, एक तो होता है ना मूवी में कैरेक्टर होता है, फिर एक होता है कि यार अगर लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं ना, तो उस वक्त होता है कि लड़का लड़की अगर प्यार कर रहे हैं तो उनको मिलाने के लिए कोई दो लोग और होते हैं। तो सेकेंड हीरो हीरोइन जो होता है, जो साइड रोल होता है बट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर एक्टर और एक्ट्रेस है ना, अगर यार इन लोग का अच्छा नहीं चल रहा, ब्रेकअप हो गया, सब हो गया है, तो ना एक साइड रोल होता है, वो इन लोग का मिलन करवाता है, वो इंसान सबसे अच्छा होता है। ठीक है, देखो, बट मैं सोचती हूँ कि यार क्यों मिलन कराना, दर्द में रहने दो बेचारे को, जीने दो, रोने दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मजा आता है। तो वो जो सेकेंड हीरो हीरोइन रहता है ना, जिनका कोई रोल नहीं होता, मेजर रोल नहीं होता, बट इनडायरेक्टली मेजर रोल होता है। ठीक है, देखो, तो सेकेंड हीरो हीरोइन का मेकअप ये करते हैं, सेकेंड यानी कि जूनियर आर्टिस्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हो गया ये। अब द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। अब जो हो गए हमारे पापा मम्मी, हीरो हीरोइन के जो पापा मम्मी हो गए, एक्टर एक्ट्रेस के जो सास ससुर हो गए, बुआ फूफा, जो भी जो कॉमेडियंस हैं मूवी में, और जो भी एक्सेट्रा चीजें जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, बट वो मेन के पीछे हैं। तो ये जो रोल है ना, ये कौन करते हैं, ये यानी कि कॉमेडियंस हो गया। ठीक है, इन सबके फादर पेरेंट्स हो गए, और जो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं उनका मेकअप कौन करते हैं, ये लोग करते हैं मेकअप। ठीक है, ये लोग हो गए। अब कौन सा है, देखो, अब आ जाता है मेन चीज जिसके बारे में स्टोरी आगे बढ़ेगा। क्या लिखा है, प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब होता है ना कि हीरोइन को मारने के लिए, बचाने के लिए, अगर लड़का उसको घर से उठा रहा है कि भाई मैं तो इससे प्यार करता हूँ इससे, मैं और कोई मुझे इससे दूर नहीं कर सकता, मैं इसको लेके भाग जाऊंगा, तो ना लड़की के पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पीछे गुंडा भेजते हैं कि भाई पकड़ के लेके आओ उसको, गोली मार देंगे, ऐसे करते हैं, राइट। तो वो जो गुंडा लोग होता है ना, जो साइड पीछे से दौड़ रहा होता है, अब जैसे मान लो कोई हीरो है, वो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए सबको मार रहा है, गुंडा लोगों को, तो वो जो गुंडा लोग होता है ना, जो क्राउड पीपल होते हैं, एकदम बंच में आते हैं दौड़ के, तो क्या उनको मूवी में लोग उतना मतलब जस्टिफाई करते हैं, उनको उतना गौर से देखते हैं, नहीं देखते उतने गौर से उन लोगों को, राइट। तो क्या बोला जा रहा है कि वो जो क्राउड पीपल है उनको फिर कौन करता है तैयार, ऑफिस बॉय। ठीक है, ऑफिस बॉय किसको तैयार करता है, ऑफिस बॉय तैयार करता है यहाँ पे किसको, जो होगा क्राउड पीपल। ठीक है, क्राउड पीपल को। तो ये हो गया हिराकी, प्रॉपर हिराकी हो गया ये। ठीक है, हमने क्या देखा, सबसे ऊपर को कौन तैयार करता है, एक्टर एंड एक्ट्रेस, जो बहुत तैयार नहीं अगली बनाता है। फिर आते हैं सेकंड वन जो कि हीरो हीरोइन को तैयार करते हैं। फिर थर्ड वन जो कि कॉमेडियंस हो गए, कोई रोना धोना कर रहा है, पेरेंट्स हो गया, तो उनको वो तैयार करते हैं। उसके बाद नीचे कौन है, जो क्राउड पीपल होता है उनको कौन तैयार करता है, जो ऑफिस बॉय होता है वो तैयार करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये क्या मैंने बताया अभी जस्ट। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब समझ में आ रहा है आपको कि जेमिनाई स्टूडियो में भी एक मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिस बॉय है। ये कौन बोलता है, हमारे अशोका मित्रन बोलते हैं। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज क्राउड शूटिंग you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players। अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, मुझे बहुत इसकी हंसी आ रही है, बट ना मेरा हंसी ऐसा होता है एकदम फाड़ के चीर देने वाला है, इसलिए मैं नहीं हंस सकती अभी, तो प्लीज इग्नोर करो, ठीक है ना। देखो तो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया यहाँ पे कि पता है आप लोग को कि उस दिन पे क्या होता था, उस दिन पे ना जब क्राउड शूटिंग होता था, मतलब बहुत लोग आ गए, मतलब बहुत सारे लोगों को सेम मेकअप करना है, तो उस वक्त ये जो ऑफिस बॉय है ना, ये पता है क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे ना, एक जाइंट बहुत लंबी सी वेसल लेके आए,
ब्रश से पूछा ऐसे पूरा रोल कर रहे हैं ऐसे और थपक से मारे हैं चाटा, जैसे लग रहा है कि कोई स्लैप कर रहा हो, ऐसे ही करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप ना देखते होगे क्राउड शूटिंग के टाइम पे, आप लोग देख सकते हो कि वो लोग अपने पूरे पेंट को एक जाइंट वेसल में पूरा घुमा रहे, एकदम पेंट कर रहे एकदम मस्त सा, और फिर उसको पूरे क्राउड प्लेस पे स्लैप कर रहे, मतलब कि धट से चाटा मार रहे एकदम, ठीक है। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और ऐसा था ना कि जो हल्की हल्की पोर्स होते हैं ना चेहरे पे, ऐसे करते हैं कि वो पोर्स पूरा एकदम भर जाए पूरा और मेकअप एकदम क्लीन लगे, ठीक है। इतना मेकअप था। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, तो वो एग्जैक्टली बॉय नहीं था, ठीक है। वो 40 ईयर्स का था, अर्ली 40s, हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, तो बहुत साल पहले ही आया वो, इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार। तो ये जो ऑफिस बॉय है वो क्यों आया था जेमिनी स्टूडियो? ये सबके पोर्स को फिल करने नहीं आया था, वो मेकअप स्लैप करके मेकअप करने नहीं आया था। वो क्यों आया था? वो आया था क्योंकि सोच के, ये होप में, ये उम्मीद में आया था कि शायद वो फ्यूचर में एक स्टार एक्टर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे रहकर शायद वो एक स्टार एक्टर बन जाएगा, बट क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। या फिर शायद एक टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाए शायद, या लिरिक्स लिख ले, ठीक है। ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट, तो हल्की फल्की ये पोएट भी लिखता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, तो वो बोलते हैं, हमारे अशोका बोलते हैं कि उस वक्त ना मैं क्यूबिकल में काम करता था, ठीक है। अब क्यूबिकल मतलब क्या होता है? देखो, अ स्मॉल पार्टीशन ऑफ एरिया ऑफ अ रूम। एक होता है ना कि हमने एक ही जगह पर अगर बहुत लोग काम कर रहे हैं तो हमने एक छोटी सी जगह पहले से अलग कर ली, एनक्लोज्ड जो रूम होती है उसे हम क्यूबिकल कहते हैं, ठीक है। तो मैं उस क्यूबिकल में काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वे फ्रेंच विंडोज। नाउ फ्रेंच विंडो मतलब क्या होता है? Each of a pair of glazed doors in an outside wall serving as a window door, typically opening onto a garden or balcony. आपने देखा है, बड़ी ना सुंदर सी चीज होती है। मैं आपको बताती हूँ एक चीज, यार ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है पर फिर भी कोशिश करती हूँ। सपोज को आपका ना ये जमीन है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार ना विंडोज ऐसी होती है कि इतनी बड़ी बड़ी विंडो है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी विंडो है और ना पूरा जमीन से टच किया हुआ रहता है विंडो। ये नहीं कि हाँ यहाँ से देखना है, देखना पड़ रहा है आपको, नहीं, ये नहीं है। विंडो पर जमीन पे नीचे लगा हुआ है और ना आप जमीन पे से विंडोज को अलग करके आप पैर रखकर बालकनी एरिया में जा सकते हो। तो वो क्या? फ्रेंच विंडोज, ठीक है। समझ में आगे होगी हम लोग को। देखो क्या बोला जा रहा है। मैं क्यूबिकल में काम करता था, उस वक्त ना वहां पे फ्रेंच विंडोज थे। आई डेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि इनके दरवाजों को, इनकी जैसे विंडो को फ्रेंच विंडो बोला जाता है। मुझे नहीं पता था। कौन बोलते हैं ये? अशोका मित्र, ठीक है। देखो, seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. अब ना मैं उस क्यूबिकल यानी कि उस फ्रेंच विंडोज के बाहर जाकर जो काम करता था, क्या काम करता था? पेपर्स को टीयर कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स को टीयर कर रहा हूँ। तो लोग बोलते थे यार ये तुम, इसका जो काम है ना ये ना के बराबर काम करता है, इसका तो कोई काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके काम का, ठीक है। It is likely that the boss thought likewise too. So anyone who felt it I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. अब क्या बोलते हो? barge मतलब क्या होता है? Walk into a room quickly without being invited. अगर आपके घर में आपके रिश्तेदार वाले, आपके बुआ, फूफा, चाचा, चाची, स्पेशली चाचा, चाची, ठीक है, अगर वो आपके दरवाजे को बिना नॉक किए घुस रहे हैं, प्लीज उनको बोलो, ठीक है, कि मत घुसिए। आपको क्या इनवाइट किया गया है हमारे घर में घुसने के लिए? हमारे रूम में आप क्यों घुस रहे हो? आपको हमने इनवाइट की कि प्लीज हमारे घर में आइए? नहीं की ना, तो आप क्यों आ रहे हो? ठीक है, तो इनको क्लियरली बोलो, डू नॉट बार्ज इनटू माय रूम, यानी कि विदाउट इनविटेशन हमारे घर में, हमारे रूम में एंटर मत करिए। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे अशोका मित्र, क्या बोलते हैं कि वो परेशान है, कि उनको लग रहा है कि वो जो न्यूज़पेपर का टीयर करने का काम कर रहे हैं तो लोगों के हिसाब से वो नथिंग के बराबर कुछ कर रहे होते हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं ऐसा कुछ काम करता था ना तो बहुत लोग आते थे, मेरे को बेकार का एक एक्सटेंडेड लेक्चर देते थे और फिर चले जाते थे। तो मुझे लगता था भाई क्यों लेक्चर दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। देखो, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go to waste in a department fit only for barbers and forwards. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. अब देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो अशोका मित्र ने वो परेशान है। किससे परेशान है पता है?
ऑफिस बॉय से, क्योंकि ऑफिस बॉय को क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अच्छा पर्सन है, उसको स्टार बनाना चाहिए था, राइटर बनना चाहिए था उसको, लेकिन लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक क्राउड पीपल का मेकअप करने के लिए रख दिया लोगों ने उन्हें। तो वो जो ऑफिस बॉय ना वो आके अशोका मित्तन को परेशान करते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, इतनी बकबक करते हैं कि वो इरिटेट हो जाते हैं पूरा। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द बॉय, अब वो जो बॉय है ना मेकअप डिपार्टमेंट है, पता आपको उसने क्या किया, वो क्या करता था, डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड। तो उस ऑफिस बॉय को लगा कि मैं, यानी कि मैं अशोका मित्रन, उसकी बातों से, उसके लिटरली टैलेंट से मुझे खुश होना चाहिए। क्यों भाई, कहां से, देखो एनलाइटन का मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग अ रैशनल मॉडर्न एंड वेल इन्फॉर्म्ड आउटलुक। तो बोल रहे कि यार उसको क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं उसकी बातों से मैं खुश हो जाऊंगा, हाउ इज दैट पॉसिबल, तुम मेरे से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं आता ना कि भाई कैसे मना करें लोगों को, यार तुम बोर कर दे रहा है बट मना नहीं कर सकते, तो फिर समझ आता है कि यार प्लीज चला जाए यहाँ से, बस तुम उसका वेट करते। सेम चीज हो रहा है यहाँ पे अशोका मित्तन के साथ। ठीक है, अब वो उनको बोलता था कि ये बात बताइए, ये जो मेरी टैलेंट है इसको ना ये लोग वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास इतना अच्छा टैलेंट है, मैं इतना अच्छा लिटरेरी वर्क कर सकता हूँ, बट ये लोग को वैल्यू नहीं है, सब कुछ। कौन बोलता था, ये ऑफिस बॉय बोलते थे हमारे अशोका मित्तन को। ठीक है, सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, और अशोका मित्तन क्या कहते हैं कि यार पता है मैं ना उस वक्त सोचता था कि यार जल्दी से क्राउड शूटिंग हो जाए तो फटाफट से ये ऑफिस बॉय यहां से निकल कर जाएगा उनका मेकअप करने। तो अशोका मित्रन क्यों क्राउड शूटिंग के लिए प्रे करते थे कि भाई अगर क्राउड शूटिंग होगा तो ये जो पर्सन ऑफिस बॉय है जिसको ये काम दिया गया है क्राउड पीपल का मेकअप करने का, तो ये यहाँ मुझे बोर नहीं कर मुझे इरिटेट नहीं कर जैसे ही क्राउड शूटिंग के लोग आएंगे तो यहाँ से निकल कर वो जाएगा उनकी मेकअप करने और मैं इसके बकबक से बच जाऊंगा। क्लियर? ओके, देखो नेक्स्ट। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kotha Mangalam Subbu। अब देखो क्या होता है, जितने भी इंस्टेंसेस होती है ना फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप क्या देखोगे कि जो एंगर है वो उसके तरफ है एक सिंगल पर्सन। अगर सपोज कर लो कि आप एज अ पर्सन बहुत ही इरिटेटेड फील कर रहे हो, बहुत ही डाउन फील कर रहे हो, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कोई एक पर्सन होगा जिससे आपको जेलस फील हो रहा होगा। देखो कोई ना कोई तो होगा, और सबको कहीं ना कहीं जेलस फील होता है। ठीक है, हर कोई एक ना दूसरे इंसान से जेलस फील होता है, तो ये आप रिजेक्ट मत करो कि हाँ मैं तो जेलस फील नहीं करती, ऐसा नहीं होता बच्चा, सब करते हैं जेलस फील, सब होता है। ठीक है, देखो क्या है, तब क्या बोला जा रहा है कि ये जो, एक सेकंड में पानी पी लूं। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो ऑफिस बॉय है ना वो एक सिंगल पर्सन से बहुत ज्यादा इरिटेटेड है। उसको लग रहा है कि उसकी चीजों का वैल्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पहले एक ऐसा पर्सन है जो बॉस का फेवरेट है और उसके अच्छे काम की वजह से बॉस मेरे काम को इग्नोर करते हैं। और वो इंसान कौन है, कोथा मंगलम सुब्बू। ठीक है, इसकी वजह से ऑफिस बॉय को लग रहा है कि भाई मेरे चीजों का वैल्यू कम है, वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, ओके। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियो, यानी कि देखो ये सुब्बू नंबर 2 में था। ठीक है, और हाँ बता दें आप लोगों को मैं कि पहले ना वो यहां था, अच्छा काम किया तो यहां गया, और अच्छा काम किया तो यहां गया, और अच्छा करेगा तो कहां जाएगा, यहां पे। ठीक है, तो इससे ही जो ऑफिस बॉय है वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। ठीक है ना, देखो क्या बोला जा रहा है, he couldn't have made more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had। क्या बोला जा रहा है कि भाई वो जिस तरीके से उसका ऊंचाई छुआ ना वैसे हमारे ऑफिस बॉय ने नहीं की थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios। तो यहाँ पे अशोका मित्रन क्या कहते हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है ना जो कंप्लेन कर रहा है कि यार ये ना मुझे इससे प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नौटंकी करता है, इसका जेलस की वजह से मुझे ऐसी चीजें हो रही है। तो अशोका मित्रन क्या कहते हैं कि जो चीजें ऑफिस बॉय को मिली है, जो फैसिलिटीज उसको मिला है, वो फैसिलिटीज हमारे सुब्बू के पास नहीं था। जब सुब्बू इस इंडस्ट्री में आया था ना तो उस वक्त चीजें और भी बुरी थी, चीजें उतनी मॉडर्नाइज नहीं थी। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, उस वक्त चीजें बहुत ही अनसर्टेन था, डिफिकल्ट टाइम था, और उस वक्त जब हमने करियर शुरू किया
वहां पर कोई भी इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी, ना ही कोई स्टूडियोज था, ठीक है। इवन इन द मैटर ऑफ एडुकेशन, और अगर बात करें पढ़ाई लिखाई को लेके, लिटरेसी को लेके, तो वहां पे मैटर ऑफ एडुकेशन में भी, स्पेशली फॉर्मल एडुकेशन में, सुब्बू कुडंट हैव हैड अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। तो बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से इस ऑफिस बॉय को पढ़ाई लिखाई का फैसिलिटी मिला होगा ना, सुब्बू को नहीं मिला होगा। तो सुब्बू जो एडुकेशन भी लिया होगा, जो ग्रहण किया हुआ एडुकेशन भी, वो बहुत ही मुश्किल से उसको मिला होगा। तो जो चीजें ऑफिस बॉय को मिल रही है, फैसिलिटीज उसको मिल रही है, जो एजुकेशन उसको मिली, जो इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग उसको मिली, जो इस्टेब्लिश्ड फिल्म इंडस्ट्रीज में उसको काम मिला, वो चीज सुब्बू के टाइम पे नहीं था। तो वो जहां से जहां आया है, वो अपने स्ट्रगल से आया है। तो उसकी चीजें बहुत ही आसान नहीं थी, वो भी स्ट्रगल किया, कंप्लेन नहीं किया था वो, ठीक है। उसके टाइम पे ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन थी प्रॉपर, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है। देखो, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, बट क्योंकि वो ब्राह्मण था, और वर्च्यू इंडेड, वर्च्यू कह सकते हैं, he must have had exposure to more affluent situations and people, तो उसे भाई ऐसे सिचुएशन और पीपल का एफ्लुएंस होगी। he had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि सुब्बू जो है ना, उसके हाथों में एक फ्लॉप फिल्म था, ठीक है। तो एक फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी बहुत ही कॉन्फिडेंट था, अपने आप को दबाया नहीं, वो अपने आप को लेस इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाया, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पे कि सुब्बू जो है वो इतना चीज होने के बावजूद भी बहुत ही चीयरफुल लग रहा था, भले ही उसकी एक मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, he always had work for somebody, he could never do things on his own। तो वो हमेशा किसी के लिए काम करता रहता है, मतलब खुद के लिए कभी कुछ नहीं करता। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage। अब जैसे होता है ना, जैसे सपोज कर लो, मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो मेरे बॉस देख रहे हैं, तो मैं उनको एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, छोटी सी। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर, तो बात ये है कि हम सब काम करते हैं कि ग्रोथ हो, राइट। तो जो यहाँ पे सुब्बू भी है ना, वो बहुत ही लॉयल था अपने बॉस की तरफ। तो उसको लगता था हमेशा कि मैं ऐसी काम करूं जो मेरे बॉस थोड़ा ना मोटिवेटेड फील हो, उनकी चीजें ग्रोथ हो, उनका ग्रोथ होगा तुम्हारा भी ग्रोथ होगा, राइट। तो मैं बात अपने बॉस को बताना चाहती हूँ यार कि अगर आप कुछ तिगड़म भिराओगे तो हम भी थोड़ा सा सीरियस होकर काम कर लें। तो ये मैसेज मेरे बॉस तक पहुंचा दो, इफ यू कैन प्लीज सेंड इट टू माय बॉस। पहले ढूंढ लो मेरे बॉस कौन है, उसके बाद पहुंचा देना, ठीक है। देखो भाई, हम काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन ये बात है, हमारे बॉस को हमारे ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि उनके जो टीम है, टीम मेंबर्स जो है, वो कितना अच्छा काम करते हैं। तो डियर सर, ये आपकी योर्स हार्ड वर्किंग अंकिका झा आपको मैसेज पहुंचाना चाहती है, प्लीज पे आउट आवर इंसेंटिव्स, थैंक यू। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, तो हमेशा से दूसरे के लिए काम करता था, बट उसका जो सेंस ऑफ लॉयल्टी है ना, वो उसके प्रिंसिपल का पूरा ट्रस्ट गेन कर चुका है, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। मतलब सब कुछ वो ऐसे करता है जैसे कि प्रिंसिपल को ही कुछ एडवांटेज होगा, उसको कोई एडवांटेजेस नहीं थी, ठीक है। He was tailor made for films. Here was a man who could be inspired when commanded। अच्छा देखो, एक और चीज है कि सुब्बू इतना टैलेंटेड था ना, इतना टैलेंटेड था कि उसके पास हर चीज का सोल्यूशन था। तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की, कुछ सिचुएशंस मेंशन की हुई है जहां पे सुब्बू ने अपनी आइडिया शेयर की लोगों से। तो एक सिचुएशन क्या है, द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंस देम लविंगली। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब बात ये हो गई कि प्रोड्यूसर कह रहे हैं वहां पे कि ना एक शूट करनी है हमें, और शूट ऐसी है कि एक रैट है, वो फीमेल टाइग्रेस को पानी के अंदर मारेगा, ठीक है ना, मारेगा, और फिर मारने के बाद उस पर्टिकुलर रैट टाइगर को मार देगा, ठीक है। और मारने के बाद उसको टाइगर्स के जो बच्चे हैं ना, जो कब्ज है, उस रैट को कब्ज के ऊपर पिटी, मतलब सिंपैथी हो रहा है उसको, वो बेचारा उनके ऊपर मर्सी फील कर रहा है। तो इसको कैसे शूट करें, इसको कैसे, किस एंगल से कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो इस पे सुब्बू हमारा आइडिया देता है। देखो क्या बोलता है सुब्बू, द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वेज ऑफ द रैट। अब जैसे ही प्रोड्यूसर ने बात बोली कि कैसे शूट करना है, तो सुब्बू 4 वेज लेके आ गया कि इसकी 4 सोल्यूशन है, ठीक है। अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफस्प्रिंग, गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ।
तो प्रोड्यूसर ने बोला कि हाँ तुमने 4 बातें तो बताई बट मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो 4 के बदले उसने 14 और ऑल्टरनेटिव्स बताई। तो समझ जाओ ये चीज कि सुब्बू इतना इंटेलिजेंट, इतना अच्छा इंसान था कि उसके प्रोड्यूसर ने बस एक बात बोली कि भाई ये ना शूट कैसे करना है बताओ मुझे, तो उसका सोल्यूशन सुब्बू लेके आया 4 तरीके से। फिर बॉस ने वापस बोला, प्रोड्यूसर ने वापस बोला कि हाँ अच्छा तो है पर उतना इफेक्टिव नहीं है। तो इफेक्टिव नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बदले सुब्बू ने 14 आइडियाज शेयर की। ठीक है, देखो नेक्स्ट। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। और फिल्म मेकिंग ये सब सुब्बू जैसे इंसान के लिए बहुत आसान था। ठीक है, अराउंड एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन, वेट अ सेकंड, there was a man who gave directions and defined to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu। और आपको पता है कि अगर कोई ऐसा इंसान हो ना, ठीक है, जिसको डायरेक्शन और जेमिनाई स्टूडियो का डेफिनेशन बताया जाए अपने गोल्डन ईयर्स में, तो वो कौन होगा, वो सिर्फ हमारा सुब्बू होगा। ठीक है, ओके। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिफाई एज अ पोएट। देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि सुब्बू जो है ना वो पोएट भी है। ठीक है, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements। पहले मीनिंग देख लो क्या लिखा हुआ है। deliberately मतलब क्या होता है, ऑन पर्पस। ठीक है, overshadowed यानी कि better than, was better than। dwarfed मतलब कि क्या होता है, seem small और insignificant in comparison। लिटरेरी मतलब क्या होता है, जो लिटरेरी वर्क्स, जो राइटिंग्स होती है ना उसे हम लिटरेरी वर्क्स कहते हैं। क्रिटिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो लिटरेरी या वर्क्स को जज कर सके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिक। रिफ्रेन मतलब लाइंस जो पोएट्री में रिपीट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रेन। डिक्शन यानी कि स्टाइल ऑफ एनंसिएशन इन स्पीकिंग और सिंगिंग, तो जिस तरीके से आप बात करते हो, प्रोनाउंस करते हो चीजों को, उसे हम क्या कहेंगे, डिक्शन। स्प्रॉलिंग मतलब कि पूरे एरिया में स्प्रॉल कर देना, फैलाना। ठीक है, डेफ्टली मतलब एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के एफर्टलेसली कर रहे हैं काम। इष्ट मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना। और देवादासी मतलब क्या होता है, साउथ इंडिया में देवादासी एक गर्ल थी डेडिकेटेड टू वर्शिप एंड सर्व एट डाइटी और टेंपल फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। तो जो औरतें होती हैं, एक जो गर्ल होती है वो अपना पूरा जिंदगी भगवान को सौंप देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, देवादासिस। ठीक है, देखो अब इसको सुनो, कहां थे हम, हाँ, हिज सक्सेस। तो उसने फिल्म इंडस्ट्रीज में इतना सक्सेस कर लिया कि वो जो पोएट था ना, उसकी पोएट्री की जो कला थी वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस होने के बाद वो पोएट्री कला जो है वो ओवरशैडोड हो गई, यानी कि छुप गया। ठीक है, एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट। और उसकी जो लिटरेरी वर्क्स थी, जो वो लिखता था, उसको पूरा छोटा बना दिया, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा हो गया था कि उसकी लिटरेरी वर्क्स पूरी छोटी दिख रही थी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट। और हिज क्रिटिक्स फेल्ट। क्रिटिक्स यानी कि जो लोग जज करते हैं, जो लिटरेरी वर्क्स जज करते हैं, ये सब कुछ कि भाई तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेस ने तुम्हारी लिटरेरी वर्क्स को ओवरशैडो कर दिया है, उसको ड्वार्फ कर दिया है, ये सब कुछ कौन कहते थे, क्रिटिक्स कहते थे। क्रिटिक्स वो है जो लिटरेरी वर्क्स को जज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स। तो उन्होंने बहुत सारी ट्रूली पोएम्स लिखी है इन फोक, रिफ्रेन एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नोवेल। अब क्या बोला, यहाँ पे देखो कि उन्होंने रिफ्रेन में पोएट्री लिखी है। रिफ्रेन यानी कि रिपीटेड लाइंस में पोएट्री भी लिखी है, साथ ही डिक्शन भी किया। डिक्शन यानी कि उसको तरीके से बोलना कि भाई क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, किस तरीके से उसको स्पीक करना। ठीक है, उन्होंने एक ऐसी नोवेल, स्प्रॉलिंग नोवेल यानी कि एक ऐसी फैलाई हुई नोवेल, यानी कि बहुत ही स्प्रेड किया वो नोवेल लिखा था। क्या था, देखो, थिलाना मोहम बाल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली ईस्ट कैरेक्टर्स। डेफ्टली यानी कि बहुत ही एफर्टलेस कैरेक्टर्स थे। ईस्ट मतलब मान लो डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें। ठीक है, मतलब ये जो उनका नोवेल है ना, थिलाना मोहन बाल, तो इसमें ना बहुत ही डीपली कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवादासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 20th सेंचुरी के जो देवादासीज लोग थे ना, यानी कि जो वो औरतें, वो लड़कियां जो अपने आप को भगवान को सौंप देती है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैनर्ड वे में डिस्क्राइब किया गया है इनके नोवेल में। ठीक है, यानी कि सुब्बू अपने पोएट्री में ये सब कुछ करता था।
तो सोचो कि कितना अच्छा पोइट लिखता था वो, कितना अच्छा राइटर था, बट उसके फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेस ने उसकी चीजों को ओवरशैडो कर दिया, ड्वार्फ कर दिया, ऐसा उसके क्रिटिक्स कहते थे। क्रिटिक्स यानी कि वो लोग जो चीजों को बहुत ही ज्यादा जज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन है? ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो इतना अच्छा एक्टर था, बहुत ही अच्छा एक्टर था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, उसका कभी शौक नहीं था कि भाई हाँ मुझे ना हमेशा लीड रोल ही मिले, कभी उसका ऐसा इच्छा नहीं किया, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। बट वॉट एवर सब्सिडायरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। अब क्या बताया देखो कि भाई मेन प्लेयर कौन होते हैं? एक्टर्स परफॉर्मिंग द मेन रोल। सपोज कर लो कि दो लोग हैं, ठीक है, तो दो लोग को बोला गया तुम हीरो हो, तुम साइड रोल हो। तो अगर हीरो जितना परफॉर्म कर रहा है ना अच्छा, उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करता था सुब्बू। तो बोला क्या जा रहा है कि जो मेन रोल होते हैं ना, उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस सुब्बू देता था, ठीक है। देखो, ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, तो वो जिससे बात करता था, जिसको भी जानता था, उन सब के लिए उसके पास मन में बहुत ही अच्छा जेन्युइन केयर, जेन्युइन प्यार था। His house was permanent resident for dozens of near and far relations and acquaintances. तो उसका जो घर है, जितने far relations हैं, सब लोग आके वहां पे रहते थे, उसको किसी को मना नहीं करता था। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. और ना देखो, सपोज करो आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग आपके साथ आके रह रहे हैं और बहुत लोग आपके साथ रहते हैं, तो आपको उनको फीड करना पड़ रहा है, बट सुब्बू ये सोचता नहीं था कि भाई इतने लोगों को मैं फीड कर रहा हूं, तो उसके लिए कोई लालच होना अंदर में, कोई घमंड होना उसके अंदर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, सच चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज, वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? अब देखो लाइन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई इतना अच्छा इंसान, सुब्बू जैसे इंसान जो इतना अच्छा इंसान है, उसके क्या दुश्मन हो सकते हैं? लाइक सीरियसली उसका भी दुश्मन है क्या? उसका दुश्मन बस इस वजह से है क्योंकि वो बॉस का फेवरेट है? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि सुब्बू जैसे इंसान का इतना दुश्मन हो सकता है, ये पॉसिबल है, या फिर ये बस इसीलिए है कि वो बॉस के फेवरेट है, ठीक है। देखो, और was it his general demeanor that resembled a psychopath? Now psychopath मतलब कौन होते हैं? A person जो बहुत ही excessively obedient act करता हो towards someone important in order to gain advantage, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हें कुछ फायदा उठानी है, तुम अपने सामने वाले इंसान को जो तुम्हारे पर डिपेंडेंट है उसका फायदा उठाते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा ऑबिडेंट रहते हो, ठीक है, उसे साइकोपैथ्स कहते हैं। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, तो वो हर इंसान के बारे में अच्छा अच्छा चीजें कैसे बोल सकता है? क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। बट कोई भी केस हो, मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऐसा इंसान है जो सुब्बू के बारे में ऐसा सोचता है, और वो इंसान कौन था? वो इंसान था हमारा ऑफिस बॉय। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स he was grouped under a department called the story department comprising a lawyer and an assembly of writers and poets। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि सुब्बू जो है ना, वो एक ऐसे ग्रुप में था, किस डिपार्टमेंट में था? वो उसे डाला गया डिपार्टमेंट ऑफ स्टोरी में, ठीक है। तो वो स्टोरी डिपार्टमेंट में था जिसमें कौन कौन थे? उस डिपार्टमेंट में थे लॉयर्स थे, ठीक है, राइटर्स थे, पोएट्स थे। उस डिपार्टमेंट में सुब्बू इतना अच्छा इंसान था कि उसको इन लोग के साथ डाला गया कि भाई तुम इन लोगों के साथ इस डिपार्टमेंट में रहोगे, ठीक है। लॉयर was also officially known as the legal advisor but everybody referred to him as the opposite। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि लॉयर कौन होता है? जो एक बहुत अच्छा एडवाइस देता है, राइट। तो लॉयर एडवाइस देते हैं, समझ में आ गया। तो क्या एडवाइस देते हैं? खराब की अच्छा? अच्छा ना, बट नहीं, यहाँ पे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जो लॉयर है अच्छा एडवाइस देता होगा, बट हमारा जो लॉयर है ना इस स्टोरी में, वो ऑपोजिट है, वो हमेशा खराब काम ही करता है, कोई लीगल एडवाइस नहीं देता वो, ठीक है। देखो, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस। अब देखो वो स्टोरी बताता है, जो हमारे राइटर है वो स्टोरी बता रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हमारे लॉयर को देख के समझ में आ गया कि लीगल एडवाइसर अच्छा एडवाइसर नहीं है। तो एक स्टोरी है, देखो, एक बहुत एक्सट्रीमली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, ठीक है, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परमेंटल। टेम्परमेंटल मतलब क्या होता है? अनरीजनेबल चेंजेस इन मूड। मतलब होता है ना कि अच्छा अभी भूख लग गया, अभी भूख नहीं लगा है, अभी गुस्सा आ रहा है, अभी गुस्सा नहीं आ रहा, अभी रोना आ रहा है, अभी हंसी आ रहा है। तो क्या कहते हैं? एक अनरीजनेबल मूड था उस एक्ट्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट, वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। एक बार ना वो अपना आपा खो चुकी थी सेट्स में। While everyone stood stunned
द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। भाई ये क्या है भाई, ये क्या कर दिया उसने। तो जैसे ही वो अपने बातों में ज्यादा बोलने लगी तो लॉयर ने क्या किया पता है, जाके हल्के से ना रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन कर दिया, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। पछताओगे अब यार। देखो, when the actress paused for breath, और जैसे ही एक्ट्रेस ना बोलते बोलते होता है ना सांस ले लेते हैं, जैसे उसने सांस लेने के लिए रोका, the lawyer said to her, एक मिनट रुको, एक मिनट प्लीज, and played back the recording, और फिर उसने रिकॉर्डिंग को दोबारा से प्ले किया। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer। अब देखो, इंक्रीमेंटिंग मतलब क्या होता है, मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब लोगों को इतना गिल्टी फील करवा देना। ठीक है। फोर मतलब क्या होता है, बहुत बुरा। टायर्ड मतलब क्या होता है, लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन, यानी कि ऐसी स्पीच जिसमें सिर्फ एक्यूजेशन हो। तो लड़की ने ना बहुत बड़ी स्पीच दी थी अपने प्रोड्यूसर्स के खिलाफ, अपने इंडस्ट्री के खिलाफ, उसने बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके लिए बहुत ही एक बुरा इमेज हो गया प्रोड्यूसर के सामने, क्योंकि वो तो बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी ना रिकॉर्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। But when she heard her voice again through the sound equipment, और जैसे ही उसने वापस से अपनी आवाज सुनी साउंड इक्विपमेंट के थ्रू, she was struck dumb, तो वो पूरी डम हो चुकी थी, यानी कि पूरी शांत हो चुकी थी। A girl from the countryside, now countryside मतलब क्या होता है, from village। अब वो लड़की जो गांव की लड़की है, ठीक है, तो वो गांव से आई हुई थी। She hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। देखो, sophistication मतलब क्या होता है, having a good understanding of the way people behave। तो क्योंकि वो गांव से आई है तो उसको अंदाजा नहीं है कि लोग किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, तो वो उस चीजों से अनअवेयर थी। ठीक है, कैटापल्टेड यानी कि मूव सडनली और एट अ ग्रेट स्पीड, तो उसने क्या किया, बहुत फटाफट से वहां से वो भाग जाती है। That she never quite recovered from the terror she felt that day। तो उस दिन जो उसके अंदर डर था, वो डर उसके अंदर से आज तक कभी नहीं गया, वो डर उसके अंदर आज भी है। That was the end of a brief and brilliant acting career। और उस लड़की का उस दिन आखिरी टाइम था, और वो उसके टैलेंटेड चीजों का आखिरी दिन हो गया, उसके एक्टिंग करियर का लास्ट डे हो गया। ठीक है। The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end। और ये जो सब कुछ किसकी वजह से हुआ, सिर्फ इस लीगल एडवाइसर यानी कि उस लॉयर के वजह से। तो उस एक लॉयर ने इस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह मचा दी पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। While every other member of the department wore a kind of uniform, तो डिपार्टमेंट में ना सब लोग एक तरीके का यूनिफॉर्म पहनते थे, उनका यूनिफॉर्म एक तो फिक्स था। यूनिफॉर्म क्या था, खादी धोती with a slightly oversized and clumsily tailored white खादी शर्ट। देखो, खादी मतलब क्या होता है, इंडियन होमस्पन कॉटन क्लोथ, मतलब जो गांधी जी से इंस्पायर्ड होता है ना, वो यही करते हैं। धोती एक गारमेंट जो पहना जाता है, मेल हिंदूस पहनते हैं, वो ऐसे बांध के जो पहनते हैं ना, वही। ठीक है। कोट ऑफ मेल मतलब क्या होता है, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव गारमेंट। ठीक है। कोड लॉजिक यानी कि लॉजिक दैट फेल्स टू कंसिडर ह्यूमन फैक्टर, यानी कि आप किसी को समझा नहीं सकते, वो शांत लॉजिक होता है। ठीक है। तो टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट ओवरसाइज्ड का, और एक खादी धोती वहां का कपड़ा था। द लीगल एडवाइसर वो पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। तो कहते हैं कि क्या करते थे वो सब लोग, तो लीगल एडवाइसर क्या करता था, वो ये सब नहीं पहनता था। वो क्या पहनता था, वो पहनता है पैंट्स, कभी कभी कोट पहनता है। ठीक है, कोट ऑफ मेल पहनता है, यानी कि एक बहुत ही प्रोटेक्टिव गारमेंट के साथ। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, तो वो ना हमेशा अकेला ही पाया जाता है, हमेशा हेल्पलेस ही पाया जाता है। A man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhi ties and Khadi ties। अब मतलब कि गांधी जी के जमाने के, खादी टाइज के जमाने के थे वो। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poet was asked to go home। अब देखो क्या होता है, सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा है। सडनली एक दिन बॉस क्या कहते हैं कि यार बंद करो ये स्टोरी डिपार्टमेंट, नहीं चलेगी अब ये स्टोरी डिपार्टमेंट। तो जैसे ही वो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुई, सब लोग का जॉब चला गया, साथ में लॉयर भी अपना जॉब वहां से खो चुका था, तो उसका भी द एंड हो गया। ठीक है, और सबको बोल देगा भाई अपने अपने घर चले जाओ, किसी का जॉब अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जेमिनाई स्टूडियो वाज द फेवरेट
haunt of poets like SDS, Yogiar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry and Harindranath Chattopadhyay। तो ये जेमिनी स्टूडियो थी ना, वो इन सब SDS लोगों के लिए, यानी कि जो पोएट्स थे उन लोगों के लिए एक हॉन्ट प्लेस हो गई थी ना। हॉन्ट मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली, जैसे होता है ना अड्डा, अड्डा कह सकते हो, मतलब फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस। तो इन सब के लिए ऐसी जगह होती है यहाँ पे लोग हमेशा विजिट करते थे, ठीक है। It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night। तो बात ये वो हुई ना कि वो ऐसी जगह है जहां पे बहुत ही एक्सीलेंट मैस होता था, लोग वहां पे हमेशा मैस क्रिएट करते थे, लोग हमेशा आते थे वहां पे कॉफी पीने के लिए, ठीक है। Those were the days when Congress rule meant, उस वक्त कांग्रेस का रूल था तो लोग कांग्रेस के हिसाब से जीते थे, राइट, उनका जो रूल है उसके हिसाब से ही जीना होगा हमें। Prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, बात क्या हो रही है कि जिस वक्त कांग्रेस का रूल था ना, उस वक्त आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आप ऐसे ही कॉफी के लिए मीटअप कर सकते हो, दैट्स इट, उस रूल में, ठीक है। Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind। तो क्या बोलेगा, देखो पहले देख लो, लेजर मतलब क्या होता है? टाइम जहां पे कोई भी काम ना हो किसी को, फ्री टाइम जिसको बोलते हैं। प्रीक्यूसाइड मतलब कि अ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज अ प्रायर कंडीशन फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट, यानी कि कुछ चीज ऐसी है जो होने वाली है, ठीक है। तो बोला गया कि उस वक्त ना ऐसी चीजें थे कि सब लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को वर्शिप करते थे, मतलब उनको बहुत ही मानते थे वो लोग उस वक्त, ठीक है। और बहुत ही फेंटेस्ट अप्रिसिएशन था पॉलिटिकल थॉट की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। अब नेक्स्ट देखो, Naturally, they were all averse to the term communism। तो वहां पे सबको पता थी कम्युनिज्म क्या होती है, कलेक्टिविज्म या फिर सोशलिज्म, मतलब कि जो मैं करूंगी वो आप भी करोगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब लोग एक ही चीज करेंगे। तो जो कलेक्टिविज्म है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिज्म, मतलब कि जो एक रूल है, जो एक काम है वो हम सब मिलकर कर रहे हैं, सोशलिज्म चीज है, ठीक है। देखो, तो नेचुरली वहां पर सबको पता है कि भाई कम्युनिज्म होता क्या है। अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, और जो कम्युनिस्ट होता है ना वो एक, मतलब जो कम्युनिज्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कम्युनिज्म, वही कम्युनिस्ट होंगे। तो ये गॉडलेस है कि भगवान को, किसी को भगवान नहीं मानते। He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people। पहले ना मीनिंग देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फिलाइल मतलब क्या होता है, सन या फिर डॉटर। कंजुगल मतलब क्या होता है, शादीशुदा चीजें, रिलेशनशिप, जो शादी हो जाता है ना, तो जो कपल्स होते हैं उनको हम कंजुगल कहेंगे। कंपंक्शन यानी कि रिलेक्टेंस। वैगली मतलब कि वे जो बहुत ही अनसर्टेन हो। फोर्थ कमिंग मतलब अबाउट टू हैपन और अपीयर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फोर्थ कमिंग। अब सुनो, तो जितने लोग कम्युनिस्ट हैं, जितने लोग कम्युनिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जो कम्युनिस्ट पीपल है ना, वो गॉडलेस है, उनके अंदर कोई दया मोह नहीं है। वो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि वो फिलायल प्रैक्टिस करे, यानी कि अपने ही सन या डॉटर को मारना, ठीक है। कॉन्जुगल लव हो, यानी कि कोई शादीशुदा कपल्स हो, ठीक है, या कोई कंपंक्शन हो, अपने ही पेरेंट्स हो, बच्चे हो, तो उस वक्त उनको हार्म करने के बारे में वो मतलब दो बार भी नहीं सोचेंगे, वो उनको मार देंगे। उनके लिए बहुत आसान है अपने बच्चों को मार देना, अपने पेरेंट्स को मार देना, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को मार देना। तो जो कम्युनिस्ट पीपल लोग हैं वो बहुत ज्यादा गॉडलेस पर्सन थे, उनके अंदर कोई दिल मुंह माया नहीं था, ठीक है। Violence and among innocent and ignorant people, such notions which prevailed everywhere else in South India at that time। और ये चीज ना साउथ इंडिया में हर जगह फैल गई थी, ठीक है। Also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studio, evidence of it was soon forthcoming। तो ये सब कुछ जो चीजें हो रही थी ना, इन सब के बारे में बात करते थे लोग जेमिनी स्टूडियो में, तो ये चीजें सबको पता था कि हाँ चीजें ऐसी आने वाली है फ्यूचर में। तो लोग जो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, वो लोग गॉडलेस पर्सन है, उनके अंदर कोई दिल मोह माया नहीं है। वो अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल थॉट्स की वजह से अपने बच्चे, अपने ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, वाइफ, पेरेंट्स, किसी को भी मार सकते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये होते हैं जिनका दिल नहीं होता, हार्टलेस पर्सन। क्या बोले, छोड़ो। When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio। अब क्या हुआ, फ्रैंक बचमैन, मोरल रीआर्मेंट आर्मी से जो लोग हैं,
तो 200 स्ट्रॉन्ग लोग आए थे उनके साथ। कब आए थे? 1952 में। तो उनके लिए have found a warmer host in India than the Gemini Studio। तो उनको लगा कि Gemini Studio से अच्छा host तो यहाँ पे हो सकता है। Someone called the group an international circus। तो किसी ने बोला कि यार ये ग्रुप है ना वो इंटरनेशनल सर्कस है। They weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals only at the dinner table, but they presented two plays in most professional manner। अब देखो क्या बात की जा रही है यहाँ पे। They weren't very good on the trapeze। Trapeze मतलब क्या होता है? Bar hanging with two ropes and free or swing used by acrobats in a circus। देखो बताती हूँ आप लोगों की बात। ये ना रॉड होती है, इसमें लोग अपने पैर को अटकाते हैं, पैर अटकता है यहाँ पे और फिर ना ये लोग ऐसे झूल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब सर्कस में कुछ कुछ जो शोज होती है वो एक शो ये भी होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये झरना नहीं है, ठीक है, क्लियर कर दे रही हूँ। मतलब एक रॉड है, पैर यहाँ अटकाएगा इंसान, यहाँ से लटकेगा तो उसे कहेंगे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि हाँ ट्रैप्जे में तो वो लोग गुड है, बट होता है ना बहुत बार कि लोग एनिमल्स को भी ट्रेन करते हैं कि हाँ हम कुछ बोलेंगे तो तुम उस पर जवाब देना, कुछ एक्टिंग करना मेरे साथ। तो एनिमल्स को सर्कस में यूज करना उनको नहीं आता था। ट्रैप्जे में वो लोग ठीक थे, बट एनिमल के साथ वो लोग कब अच्छे थे? जब उनके साथ एनिमल सामने परसा हुआ होता है, यानी कि वो नॉन वेजिटेरियंस थे, ठीक है। तो उनको एनिमल्स तभी पसंद है जब एनिमल्स डिनर टेबल पे हो खाने के लिए, ठीक है। देखो, बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। बट ये लोग सभी लोग दो प्लेस को बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में चलाए, ठीक है। दो प्लेस कौन कौन सा था? जॉथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ran several shows in Madras। तो several shows चलाई इन्होंने मद्रास में। And along with the other citizens of the city, Gemini family of 600 saw the plays over and over again। Gemini family जो है 600 लोग इस प्ले को बार बार देखे थे। Message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate। सब कुछ बहुत अच्छा है, but इनका जो कॉस्ट्यूम्स और सेट था ना वो बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड था सब कुछ। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed and for some years almost all। तो मद्रास के लोग, तमिल के जितने भी इंडस्ट्रीज थे, सब लोग बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए थे और बहुत ही लंबे समय तक इम्प्रेस्ड ही रहे, ठीक है। और बहुत ही लंबे समय तक ये चलता रहा, मतलब सब कुछ इम्प्रेसिव था। तमिल प्लेज हैड अ सेंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। देखो, अब जो तमिल जितना भी प्लेस होता था ना, उस प्लेस में सनराइज हो, सनसेट की तरह जोथम वैली में मैनर की तरह बनाया गया। With a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute। मतलब एक खाली स्टेज है, पीछे ट्यून बज रही है, ठीक है, और एक बैकग्राउंड में कर्टन लगा हुआ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international। Counter movement मतलब क्या होता है? Movement or other action made in opposition to another। मतलब कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, सामने वाला कुछ सोचा तो उसको अपोज कर रही हूँ मैं कि नहीं तुम्हारा गलत है, तो ये जो मैं कर रही हूँ ना उनके अगेंस्ट जा रही हूँ, उसको कहेंगे हम काउंटर मूवमेंट, ठीक है। तो ना क्या हुआ कि मैंने ये सीखा, आई कौन है अगेन? अशोका मित्र। तो क्या कहते हैं कि एमआरए है ना, वो लोग काउंटर मूवमेंट करते थे, किसके लिए? इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन। अच्छा, समझ में आया आप लोगों को क्या बात हो रही है यहाँ पे? कि बॉस जो थे ना यहाँ पे, वो बॉस कौन है? मिस्टर वासन, ठीक है। सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। और ना ये लोग को बहुत अच्छा लगता था इनके साथ। I'm not sure, however, that this was indeed the case for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same। MRA और no MRA, international communication और no international communication। तो बात की जा रही है यहाँ पे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हाथ मिला ले, चीजों को आगे बढ़ाए, फ्यूचर एस्पेक्ट्स देख लें, बट ठीक है, MRA हो ना हो एक ही बात है, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो ना हो एक ही बात है। The staff of Gemini Studio, और Gemini Studio के staff had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि Gemini Studio के जो स्टाफ है उनको बोला गया, बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो उन्होंने 200 people, ठीक है, सारे ह्यूज और साइजेस। ह्यूज देखो मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्शन, यानी कि हर कलर के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर नेशनलिटीज के लोग, सब तरीके के नेशनलिटीज, साइजेस हो, कलर्स हो, 20 नेशनलिटीज आए थे वहां पे और उनको इनको होस्ट करना था, ठीक है। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department, ठीक है। तो ये पहली चीजें थी जो क्राउड प्लेयर्स थे और सब वेट कर रहे थे कि भाई अब तो मुझे चाटा खाना होगा, किसके हाथ से? ऑफिस बॉय के हाथ से, जब वो हमें मेकअप पो देगा, ठीक है। देखो,
A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst. कुछ महीने बाद क्या हुआ, हमारे बॉस के ना टेलीफोन बजा, ठीक है. Buzzed and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. फिर हमने कोशिश की, फिर क्या हुआ कि हमने फिर एक स्टेज को क्लियर किया another visitor को वेलकम करने के लिए. Now let's see क्या होता है. All they said was that he was a poet from England. तो सब बोलने लगे कि अच्छा हाँ जो अनदर विजिटर है ना हमारे वो इंग्लैंड के ना पोएट होंगे पक्का. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. तो हमारे जो Gemini स्टूडियो के जो स्टाफ लोग हैं ना वो लोग पता है किसको जानते हैं, सिर्फ दो ही स्टाफ को जानते हैं. उन लोगों के पास इतना ही नॉलेज है कि वो सिर्फ इन्हीं दो स्टाफ को जान सकते हैं. कौन कौन है, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन. More literate ones knew of Keats, Shelley and Byron. और जो बहुत एडुकेटेड लोग हैं, एडुकेटेड स्टाफ जो होंगे ना स्टूडियो में, वो ना इनको भी जानते होंगे, कीथ, शेली और बायरन. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नोन ऑफ समवन बाय द नेम इलियट. अब क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हाँ, और जो बहुत तेज और बहुत एडुकेटेड पर्सन होंगे, जिसको बहुत नॉलेज होगा, जो बहुत ही पोइट्रीज और राइटिंग्स बिलीव करता होगा, पढ़ता होगा, उसको पता होगा एक जन के बारे में. वो जन कौन है, इलियट. तो जितने को पता नहीं है वो लोग जानते होंगे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन को. जिनको थोड़ा सा नॉलेज है वो किसको जानते होंगे, कीथ, शेली और बायरन को. जिसको कोई नॉलेज नहीं, जिसको बहुत ज्यादा ही नॉलेज है वो किसको जानते हैं, एलियट को जानते हैं. Who was the poet visiting the Gemini studio now? अब सवाल आया कि सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, बट अब Gemini स्टूडियो में कौन सा पोएट विजिट करने वाला है. ठीक है, देखो, he is not a poet. तो बोला गया कि भाई वो ना पोएट नहीं है, वो एडिटर है. he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. इसीलिए पता है बॉस ना उनको बिग रिसेप्शन भी दे रहे हैं. तो लोग ना आपस में बातचीत कर रहे हैं, अच्छा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, पता नहीं चला किसी को कि कौन आने वाला है. बट ये भी बात हो रही है कि पता है कोई एडिटर ही है, तभी बॉस ने उसको इतनी बड़ी रिसेप्शन दी है. बॉस यानी मिस्टर वासन. ठीक है, वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विक्तान. अब क्या बोला, देखो कि यहाँ पे जो वासन, मिस्टर वासन जो बॉस है ना, वो भी तमिल वीकली आनंदा विक्तान के एडिटर थे. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. और इसके अलावा कोई भी ब्रिटिश पब्लिकेशंस जो मद्रास में उसके वो राइटर्स नहीं थे. That is those known at the Gemini Studio. बस इतना से बातें Gemini Studio के लोगों को पता थी, इससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं पता. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was editor of a daily but not from the Manchester Guardian or the London Times. समझ आने कि सब लोग बस गैस ही कर रहे हैं, सब बस गैस कर रहे हैं कि वो जो आने वाला विजिटर है वो कौन है, पोएट है, एडिटर है, क्या करता है, किसी को नहीं पता. ठीक है, तो ये जो गैस है ना, गैस क्या था कि जो पोएट है वो एडिटर है, बट मैनचेस्टर गार्जियन का नहीं है, लंदन टाइम्स का नहीं है. दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. इतना ही बात पता है उनको, जितने लोग ज्यादा ही नॉलेज रखते हैं. तो इतनी सी बात तक लिमिट उनको भी पता है कि भाई इनके बारे में ना इतनी बात उनको पता है, जो वेल इन्फॉर्म्ड है, जो वेल नॉलेज्ड पर्सन है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. एट लास्ट वन अराउंड 4 in the afternoon द पोएट, ठीक है यानी कि जो एडिटर, लग रहा है कि हाँ पोएट है, एडिटर है, पता नहीं कौन है, अराइव्ड. तो फाइनली वो जो पोएट हो, एडिटर हो, जो भी है वो आ गए. ही वॉज अ टॉल मैन, तो एकदम लंबे इंसान थे. ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश थी उनकी, बहुत ही सीरियस थे, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही अननोन थे हम लोग से, मतलब हम लोग जानते ही नहीं उनको कि वो है कौन. तो बहुत ही अननोन पर्सन थे, बहुत ही टॉल मैन थे, पता था कि हाँ कोई ऐसा इंसान आने वाला है, बट हम लोग से वो अननोन थे, हम लोग उनको जानते ही नहीं थे. ठीक है, battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. तो बॉस ने बहुत ही लंबी स्पीच बोली, बॉस यानी कि मिस्टर वासन. It was obvious that he too knew precious little about the poet. और ये बात तो बहुत ही ऑब्वियसली लग रही थी कि जो हमारे बॉस मिस्टर वासन है ना, उनको खुद इनके बारे में बहुत ही कम बात पता थी कि कौन है, कहां से है, उनको खुद नहीं पता था हमारे बॉस को. ठीक है, the speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. तो जो भी वो बात बोल रहे थे ना, हमको समझ में तो कुछ नहीं आया, बट हाँ कुछ कुछ चीजें ना ऐसे लग रही थी कि छिटाई हुई सी चीजें हैं, छिड़का हुआ सा चीज है. तो समझ में आया था कि हाँ कुछ तो वर्ड यूज कर रहे थे. वर्ड क्या क्या थी, फ्रीडम, समझ में आया कि हाँ एक वर्ड फ्रीडम उन्होंने बोली थी, एक डेमोक्रेसी उन्होंने बोला. समझ में आया कि अच्छा ठीक है, कुछ कुछ चीजें समझ में आई थी. हाँ कौन सी चीज समझ में आई, फ्रीडम और डेमोक्रेसी. ठीक है, देन द पोएट स्पोक, फिर पोएट बोलना शुरू किए. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. तो आज तक मुझे नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर पोएट या एडिटर जो भी थे वो, उन्होंने इतनी साइलेंट ऑडियंस कभी देखी होगी, कभी नहीं देखा होगा उन्होंने. No one knew what he was talking about. किसी को नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. And his accent defeated any attempt to understand what he was saying.
तो उसके एक्सेंट, जो उनका वे ऑफ स्पीकिंग था, वो चीज किसी को और समझ में ही नहीं आई कि चीजें क्या हो रही हैं, कौन है। ना ऑडियंस समझ पा रहे हैं, ना पोएट समझ पा रहे हैं, ना मिस्टर वासन को खुद कुछ पता था। ठीक है, तो पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। नेक्स्ट देखो, द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सब कुछ 1 घंटे चला। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। फिर पोएट चले गए और हम लोग सबको ना आपस में चिड़चिड़ा मन मच रहा है कि भाई क्या हो गया, ये कौन था, बताओ कौन था। What are we doing? क्या कर रहे हैं हम लोग? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? एक बात बताओ, क्या कर रहे हैं ये पोएट? ये हमारे जेमिनाई स्टूडियो में, जिस स्टूडियो में हम तमिल मूवीज बनाते हैं कुछ लोगों के लिए बस, वहां पे ये पोएट हमारे पास आके क्या कर रहा है? ये क्यों आया हमारे पास मिलने? नेक्स्ट, people whose lives at least afford them the possibility of cultivating a taste for English poetry. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. वो जो आए थे ना हम लोग से मिलने, वो हम सबके लिए एक unexplained mystery थी बस, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, तो ये एक unexplained mystery थी। ठीक है, next. Then the great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखो कि भाई कोई माने ना माने, मेरा ये दिन के दिन बढ़ते जा रहा है कि जो prose writing है ना, वो सिर्फ एक जीनियस ही कर सकता है। It is for the patient, persistence, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. देखो, pursuit यानी कि हॉबी, पर्सिविंग मतलब कंटिन्यूइंग इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कंटिन्यूअसली जो चीजें चल रही है। ठीक है, ड्रज मतलब क्या होता है? पर्सन मेड टू डू हार्ड मैनुअल और डल वर्क, एक ऐसा इंसान जो बनाया गया है कुछ हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, देखो, पेशेंट, परसिस्टेंट हो, पर्सिविंग ड्रज हो विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, ऐसी चीजें जो कभी उसको मना ही नहीं कर सकती, कोई चीज उसको तोड़ नहीं सकती। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to the another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. अब देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि जो एक अच्छा राइटर होता है ना, उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसकी चीजों को कौन रिजेक्ट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है। He doesn't care about it. ठीक है, उसको बस इस चीज का फर्क पड़ रहा है कि यार अगर मुझे रिजेक्ट किया गया, मेरी चीजों को, अगर मेरी पोइट्री को, मेरे स्टोरीज को रिजेक्ट किया गया तो मैं फिर से मैन्युस्क्रिप्ट लिखूंगा और फिर से लोग मेरी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार रिजेक्ट हो जाए, वो दोबारा लिखने के लिए तैयार है। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. यही रीजन था कि ये जो हिंदू का न्यूज था ना, हिंदू जो पब्लिश हुआ था, ये पेपर के कोने में आया, मतलब एज एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग इसको कोने में दे दिया, जैसे होता है कि हाईलाइट किया जाता है, हेडलाइन होता है एक। ठीक है, तो इसे दिया गया एकदम कोने में, तो जहां पे लेस इंपॉर्टेंट चीज लिखा जाता है ना, वहां पे लिखा गया था हिंदू के बारे में। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी थी, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। तो एक कोई कॉन्टेक्स्ट थी जिसे किसने बनाया था? एक ब्रिटिश ने, जो जिसका नाम था द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कम्युनिटी अमंग द जेमिनाई लिटरेरिटी। देखो, लिटरेरी मतलब क्या होता है? वेल एजुकेटेड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। ऑब्वियसली भाई द एनकाउंटर के बारे में हमारे जेमिनाई स्टूडियो में जो पीपल, बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, वही सिर्फ जा सकते हैं, या फिर शायद उनको पता भी नहीं हो इन चीजों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. तो मैं सोच रहा था कि मैं ना एक बार पता कर लूं कि ये चीजें हैं क्या, इससे पहले मैं मैन्युस्क्रिप्ट भेजूं इंग्लैंड, उसके पहले मैं एक बार पता कर लेता हूं। In those days, British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden. देखो, sneaking मतलब क्या होता है? Doing something बहुत ही secretly. Forbidden मतलब क्या होता है? जो चीजें अलाउड नहीं होती है, बैन होती है। तो उस वक्त ना जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, वहां पे घुसना ना आपको पीप करके घुसना पड़ेगा, बहुत ही मतलब अलाउड नहीं होता, वहां पे प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर। तो वहां पे ना बहुत सारी कॉपीज रखी है, द एनकाउंटर की कॉपीज रखी हुई थी, लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। मतलब ऐसा लगा था कि भाई अभी नया नया छपा गया है और कोई उसको खरीद नहीं रहा है, पूरा फ्रेश लग रहा था। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, मतलब रीडर्स ने उसको अनटच कर रखा है। तो द एनकाउंटर जो है वो पूरा अनटच था, किसी ने उसको खरीदा ही नहीं। When I read the editor's name, जैसे मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart. मेरे दिल में ना
घंटी बजने लगी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो विजिट किया था, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, वो अनसॉल्व मिस्ट्री थी। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मुझे लगा कि भाई मैंने कोई ना जन्मों से खोया हुआ भाई को पा लिया है, मुझे ऐसा लगा। एंड आई sang as I sealed the envelope, और मैं ना पूरा गाना गा रहा हूँ, जैसे मैंने एनवेलप को सील करा था ना, मैं गाना गा रहा था। एंड wrote out his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. मुझे लगा कि शायद मेरा खोया हुआ बिछड़ा हुआ सा भाई मेरे साथ मेरा यही सेम गाना गा रहा होगा सेम वक्त पे, ठीक है। Long lost brothers of Indian films discovered each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender. अब देखो क्या बोल रहे हैं वो कि हाँ, जैसे होता है ना इंडियन फिल्म्स में लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर जो होता है वो सेम गाना गा रहा है, ये भी सेम गाना गा रहा है। अच्छा, तुमको कैसे पता ये गाना क्या है? सेम गाना गा रहे हो, तुम भी सेम गाना गा रहे हो। अच्छा, हम लोग तो भाई भाई हैं, तो सेम चीज ये सोच रहे हैं, ठीक है। और नीचे लिखा था स्टेफन स्पेंडर। यही स्टेफन स्पेंडर है जो जेमिनी स्टूडियो आए थे और लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, तो मैं फिर जेमिनी स्टूडियो वापस से विजिट किया। मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। Anything at a reduced price attracted my attention. कोई भी चीज जिसका प्राइस बहुत ही कम होता था, वो चीज में अट्रैक्ट हो जाता था, मैं उसको खरीद लेता था, ठीक है। On the footpath in front of Madras Mount Road Post Office, तो फुटपाथ पे माउंट पोस्ट ऑफिस के पास there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. तो वहां पे ना पूरा बंडल बनाया हुआ था, बंच किया हुआ था बुक्स का, तो 50 पैसे ईच बुक्स का दाम था। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, तो वो ना कुछ बुक्स की कॉपीज थी, ठीक है। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ऑरिजिन, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। तो मतलब 50वीं एनिवर्सरी था, रशियन रिवॉल्यूशन का 50th एनिवर्सरी था, तो उस एनिवर्सरी की वजह से इस बुक का प्राइस कम कर दिया गया था, ठीक है। तो मैंने 50 पैसे पे कर दिया, आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, और फिर मैंने वहां से एक बुक की कॉपी उठा ली। द गॉड दैट हैड फेल्ड, अब बुक का नाम क्या था? द गॉड दैट हैड फेल्ड। 6 eminent men of letters in a 6 separate essays describe their journeys into communism and the disillusioned returned। तो सिंपल है कि यहाँ पे क्या बताया गया पूरे स्टोरी में, क्या था कि जो लोग कम्युनिज्म पे बिलीव करते, जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, तो जितने लोग और चाहते हैं कि मैं इसमें जाऊं, कम्युनिस्ट बनूं, तो वो लोग उनकी हालात देख के वापस रिटर्न हो जा रहे हैं। तो इसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ था कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिज्म चाहते हैं, वो जब जा रहे हैं पता करने, जब उनको पता चले कि भाई यहाँ पे नेगेटिविटी क्या क्या चीजें हैं, तो लोग वहां से वापस आ जाते हैं, रिटर्न हो जा रहे हैं चीजों को जानकर, ठीक है। एंड्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कॉस्लर, लुइस फ्रिस्टर एंड स्टेफन स्पेंडर, तो ये सब राइटर्स थे वहां पे, ठीक है। अब स्टेफन स्पेंडर कौन है? एक इंग्लिश पोएट है, एसेइस्ट है, जो सोशल इंजस्टिस के बारे में लिखते हैं, ठीक है। एंड गाइड कौन है? फ्रेंच राइटर है, ह्यूमैनिस्ट मोरालिस्ट, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। रिचार्ड राइट कौन है? अमेरिकन राइटर है, ठीक है। इग्नाजियो सिलोन कौन है? इटालियन राइटर है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ द इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। आर्थर क्वेस्लर कौन है? एक हंगारियन जो ब्रिटिश बॉर्न नोवेलिस्ट है। लुइस फिस्चर कौन है? ये अमेरिकन जर्नलिस्ट है, महात्मा गांधी की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, एंटाइटल की थी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कुछ राइटर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, स्टेफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, और इस बुक का समझ में आ गया था कि उस दिन जो आए थे ना जेमिनी स्टूडियो में स्टेफन स्पेंडर, जिसके हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं की, उस दिन भी हमें ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि कम्युनिस्ट, अगर कम्युनिज्म में जाओगे तो डिसबिलीव होगा और रिटर्न घूम के आ जाओगे, ठीक है। Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studio, in a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. और मैंने तो पता कर ली कि भाई मिस्टर स्टेफन स्पेंडर कौन थे, बट मेरे बॉस को पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे बॉस को इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मेरे दिल में जो एक मिस्ट्री था, मेरे दिल में जो एक क्वेश्चन था हमेशा के लिए, वो क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया था कि उस दिन जो जेमिनी स्टूडियो में इंसान आया था ना, वो स्टेफन स्पेंडर थे, ठीक है। The boss of Gemini Studio may not have much to do with Spender's poetry. तो मेरे बॉस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेंडर के पोइट्री से, but not with his God that failed. But जो God that failed बुक है, समझ में आता है कि इस बुक में क्या लिखा है कि कम्युनिस्ट, अगर कम्युनिज्म में जाओगे तो डिसबिलीव होगा, रिटर्न होगे, तुम वापस आ जाओगे। तो ये था हमारा पूरा स्टोरी, पोएट्स एंड पैनकेक्स, ओके। हम लोग कैरेक्टर्स के पहले बता दिया है, बट हम दो चीज डिस्कस कर लेंगे अब, एक स्टोरी का समरी और एक स्टोरी का थीम क्या है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, देखो।
पोएट्स एंड पैनकेक्स इज अ ह्यूमरस एंड इंसाइटफुल चैप्टर। तो बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर है। इसको किसने लिखा है? अशोक का मित्रन ने। डिस्क्राइबिंग हिज एक्सपीरियंस एट जेमिनी स्टूडियो, एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में इनका क्या एक्सपीरियंस था। एक फेमस फिल्म स्टूडियो है मद्रास में। चैप्टर हमें देता है कि भाई बिहाइंड द सीन दिखाता है ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड हाइलाइट्स द मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस एंड आर्टिफिशियलिटी प्रेजेंट देयर। दिखाते हैं किस तरीके से वहां पे एक दूसरे से मिसकम्युनिकेशन है, ईगोज है, ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है। टाइटल में दो चीज है, पहला पैनकेक्स, दूसरा है पोएट्स। पैनकेक क्या है? मेकअप का ब्रांड जो एक्टर्स हीरोइन साइड रोल्स यूज करते हैं। पोएट कौन है? इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स है जो स्टूडियो में काम करते हैं, जिससे हम अक्सर मिसअंडरस्टूड करते हैं। स्टूडियो इज डोमिनेटेड बाय द मेकअप डिपार्टमेंट। तो स्टूडियो को डोमिनेट कौन कर रहा है? मेकअप डिपार्टमेंट के लोग उसको डोमिनेट कर रहे हैं। विच हैड अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, जिसमें स्ट्रिक्ट हायरार्की है, बड़े वाले उसको ही करेंगे, छोटे वाले उसको ही करेंगे, उससे कम लिटरेट पर्सन उसको ही करेंगे, ठीक है। जूनियर आर्टिस्ट को बहुत ही मतलब बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको बहुत ही अनअट्रैक्टिव बनाया जाता है थिक लेयर्स ऑफ मेकअप करके, मतलब इतना मेकअप कर दो कि वो अनअट्रैक्टिव लगे। नरेटर हिमसेल्फ वाज वंस नियरली टर्न्ड इनटू अ कॉमिकल कैरेक्टर। नरेटर जो अशोका मित्र ने खुद भी एक बार उनको एक कॉमिकल कैरेक्टर दे दिया गया था। कैसे? बहुत ही एक्सेसिव मेकअप करके। अ पावरफुल बट शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। अब ऑफिस बॉय जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड मैन है, तो उस मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है। He believed that he was talented writer and blamed his job and conspiracies against him. तो बोलते हैं कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं, बट मेरे अंगे से इतनी कॉन्स्पिरेसीज है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ठीक है। इन रियलिटी हिज लिमिटेड टैलेंट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग अ राइटर। और रियलिटी में क्या होता है? उनका जो टैलेंट है वो उनको राइटर बनने से रोक देता है। बट कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि वो खराब था या क्या अच्छा नहीं था, उसमें कौन कौन चीजें की लैक थी उसके अंदर, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बस उसको ये लगता है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज है एक्सेट्रा, ठीक है। चैप्टर ऑल्सो डिस्कसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। दिखाते कि भाई कम्युनिज्म क्या है जेमिनी स्टूडियोज में। मेनी पीपल टॉक अबाउट इट विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग द आइडियोलॉजी। बट बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं बट उनको उनकी आइडियोलॉजी पता नहीं है, ठीक है। नरेटर हिमसेल्फ डिड नॉट फुली ग्रास्प व्हाट कम्युनिज्म मेंट ड्यूरिंग हिज टाइम देयर। तो नरेटर को खुद नहीं पता था कि क्या है कम्युनिज्म, कब पता चला? जब वो उनका बुक खरीद के पढ़े थे, ठीक है। नोटेबल इंसिडेंट हुआ जब इंग्लिश पोएट स्टेफन स्पेंडर स्टूडियो विजिट करते हैं। मोस्ट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि पुअर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी था। दिस हाइलाइट्स द कल्चर एंड लैंग्वेज गैप बिटवीन इंडियन आर्टिस्ट एंड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से इंडियन आर्टिस्ट का जो लैंग्वेज और कल्चर है वो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल से डिफर्ड है, गैप है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए वहां पे, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड होते होते नरेटर रियलाइज करते हैं कि वो जो मिस्टीरियस इंग्लिश जर्नल था ना, was edited by Stephen Spender। तो वो स्टेफन स्पेंडर ही थे मिस्टीरियस पर्सन, which helps him finally understand the purpose of the poet's visit। जिससे उनको हेल्प मिलता है कि भाई समझ में आ गया कि जेमिनी स्टूडियो उस दिन स्टेफन स्पेंडर क्यों आए थे कम्युनिज्म बताने के लिए, कम्युनिज्म क्या है, उसकी नेगेटिविटी क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। Overall, the chapter satirizes the film industry, showing how illusion, ego, miscommunication and lack of self-awareness dominate creative spaces। किस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री में अगर ईगो आएगी, डोमिनेंस आएगा, ऑपरेशंस आएगा, तो लोग एक दूसरे से दूर हटेंगे और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी समरी ऑफ द चैप्टर पोएट एंड पैनकेक। जाना नहीं है, पढ़ना है थीम। लास्ट प्लीज, हाँ लास्ट देख लो। समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि भाई जल्दी से खत्म हो जाए चैप्टर, इतना लंबा चैप्टर क्यों है, मैं क्या करूं यार, आपके सिलेबस में है ये। देखो सेंट्रल थीम क्या है? सैटायरिकल एक्सपोजर ऑफ द आर्टिफिशियल, प्रेंटियस एंड chaotic नेचर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली विद इन जेमिनी स्टूडियो। तो क्या क्या यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी है और इल्यूजन है। स्टोरी हाईलाइट्स हाउ अपीयरेंसेस मैटर मोर देन द रियलिटी इन द फिल्म वर्ल्ड। कैसे अपीयरेंस मैटर करता है रियलिटी वर्ल्ड में, ठीक है। हैवी मेकअप, बहुत मेकअप है, फेक हिराकीज है, फॉल्स ग्लैमर है और अपने जेन्युइन क्रिएटिविटी को लोग वहां पे हाइड करते हैं, ठीक है। ईगो एंड फॉल्स सेल्फ इंपॉर्टेंस। Many characters like the makeup department head and the office boy believe they are more important or talented than they actually are, showing human vanity and self deception। तो दिखाते हैं कि किस तरीके से जितने भी कैरेक्टर्स है ना, मेकअप डिपार्टमेंट जो है, जो ऑफिस बॉय है, ये लोग बिलीव करते हैं भाई टैलेंटेड इंसान हम भी है बट हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। मिस यूज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टैलेंट, मतलब लोग यहाँ पे एक दूसरे के टैलेंट को मिस यूज कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। राइटर्स एंड पोएट्स आर एम्प्लॉयड बट नॉट ट्रूली वैल्यूड। वो एम्प्लॉयड है बस उनको कोई वैल्यू नहीं करता। क्रिएटिव पोटेंशियल इज आइदर वेस्टेड और मिसअंडरस्टूड। तो जो क्रिएटिविटी है किसी के अंदर तो या तो वो वेस्ट होता है या फिर वो मिसअंडरस्टूड होता है, ठीक है।
इग्नोरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज, कम्युनिज्म डिस्कस किया गया है, एंड फॉलोड ब्लाइंडली बाय पीपल हु डू नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, शोइंग सुपरफिशियल इंटेलेक्चुअलिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म बताया गया भाई कम्युनिज्म क्या है, लोग उसको डिसबिलीव करते हैं, जो कर भी रहे हैं तो वो रिटर्न होकर वापस आ जाएंगे। कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर, भाई जो हुआ था जब स्टेफन स्पेंडर आए थे ना जेमिनी स्टूडियो, फिर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो ऑडियंस समझ नहीं पाया, वो मिस्ट्री रह गया था। बाद में मिस्ट्री सिर्फ किसके अंदर सॉल्व हुआ, सिर्फ हमारे नरेटर अशोका मित्रन के ऊपर सॉल्व हुआ, कि भाई समझ में आ गया उनको कि वो मिस्ट्री नहीं थी, वो स्टेफन स्पेंडर ही थे। ठीक है, स्टेफन स्पेंडर एक्सपोजेस द गैप बिटवीन इंडियन आर्टिस्ट, कि भाई इंडियन आर्टिस्ट थे ना सारे, वहां पे तो वो वेस्टर्न है, इंग्लिशमैन है। ठीक है, क्यों हुआ था यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन था और लैक ऑफ एक्सपोजर था, तो एक्सपोज नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। ओके, सो स्टोरी हो गई है खत्म, बट बता दूं आप लोगों को, आप लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा यार। देखो भाई प्लेलिस्ट पूरी देख लो, जब तक मैं लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को दे दूं। हाँ सही सुन रहे हो, आप लोग के लिए लेके आऊंगी मैं लाइव क्लासेस, एग्जाम से पहले कम से कम 4-5 दिन लगातार पढ़ेंगे हम लोग, ताकि इंग्लिश में 100 में 90 ऊपर तो सबको आ जाए। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब लेके आऊंगी, बट हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।